नमस्कार, मैं सौरभ खरे आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स के यूट्यूब चैनल YCT बुक्स ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले एक महत्वपूर्ण चैप्टर औसत। हम लोग पढ़ेंगे आज औसत। औसत में हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस लिए हैं वो सब यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा पूछे गए हैं। अगर आज के क्वेश्चंस की बात करें, लिखा 10 संख्याओं का औसत 29 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 की कमी की जाती है तो नया औसत क्या होगा। लिख रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 29 है। 10 संख्याओं का औसत कितना है बेटा? 29 है। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 3 की कमी की जाती है तो नया औसत क्या होगा। थोड़ा हम समझते हैं औसत क्या है। आखिरकार औसत होता क्या है? तो औसत अगर देखें, इसको क्या कहते हैं बेटा? एवरेज। क्या कहते हैं? एवरेज। एवरेज को अगर सूत्र स्तर पर देखें, फॉर्मूला लेवल पे देखें तो होता है राशियों का योग। क्या होता है बेटा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब यार इंग्लिश वाले देखें, क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहने का तात्पर्य क्या है फॉर्मूला में कि जितने भी नंबर्स हैं उनको सबको जोड़ दो और जितना उनकी संख्या है, नंबर आ रहे हैं उनकी काउंटिंग में, उतने का क्या कर दो? भाग। एक आध एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए। जैसे हमने कोई समझ लिया 1 2 3 4 5 और 6 ले लिया। अब बस कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 नंबर होगा। सबको जोड़ दो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 होगा। बटे कितना कर देंगे? कितने नंबर है? 6। काउंटिंग में कितने आ रहे हैं? 6 नंबर है। बटे कितना कर देंगे? जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 21। 21 बटे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 7 21। कितना आएगा बेटा? 3.5 आएगा। एवरेज कितना आ गया? 3.5 आ गया। कहने का मतलब है कि इसको अगर इसका नेतृत्व करना है, एवरेज के माध्यम से इस सीरीज का लीडरशिप करनी है, तो इसकी लीडरशिप बताने के लिए कितना है? 3.5। आप कहते नहीं क्लास में आए, कोई पूछा कैसी क्लास है? एवरेज क्लास है। एवरेज क्लास का तो इस क्लास में ना तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं बहुत कमजोर हैं। तो एवरेज क्लास का मतलब एवरेज लोग हैं। तो एवरेज का मतलब होता है दोनों पक्षों को लेकर चलना, दोनों पक्षों को लेकर चलना, मिनिमम वाले को भी लेकर चलना और मैक्सिमम वालों को भी लेकर चलना। एक तो माध्यम ऐसा था कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या टर्मों का योग बटे टर्मों की संख्या, या ऑब्जर्वेशंस का योग बटे ऑब्जर्वेशन की संख्या। अब समस्या क्या है? ऐसे तो लग जाएगा। दूसरा काम क्या कर सकते हैं जो उससे स्टैटिस्टिक्स वाले लगाते हैं, जैसे इसको मिटाएं। कोई भी अपने आप से आप, अभी तो आपको मान ले चलो 3.5 पता नहीं है, 3.5 आपको पता नहीं है। अब आप अपने मन से कोई भी एवरेज मान लो एक दिमाग में, जो इसके आपको बीच में लगता हो। ऐसा ही करना एग्जाम में। आपका अगर समझ डेवलप हो गई एवरेज की, क्वेश्चंस आपके बहुत तेज निकले। अगर हमने मान लिया इस एवरेज को हमने कोई 4 मान लिया, कितना मान लिया? 4 मान लिया। ठीक, अभी हमने माना, एज्यूम किया है, सांख्यिकी पढ़ेंगे वहां पे हमने एज्यूम कर लिया कितना है? 4। पहला वाला क्या हो रहा है? पहला वाला की क्या हालचाल है? पहला वाला अगर 4 माना गया, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, देखो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ पर कितना है? 6। इस तरीके से हमने एज्यूम कर लिया बेटा। ये हम लोग सांख्यिकी सारणी बना ले रहे हैं। बात क्लियर हो पा रही है? अगर हमने एज्यूम कर लिया ए बराबर हमारा हो गया, एज्यूम कर लिया कितना है हमारे पास? 4 है। कितना हो गया हमारे पास? 4 ऊपर लिख लेते। ठीक है, एज्यूम कर लिया कि हमारा एवरेज कितना है? 4।
अब आपको देखना क्या है, अब आपको देखना क्या है, आप देखिए ये जो पहला वाला पक्ष है, जो पहला नंबर है वो क्या हो रहा है, 4 से कितना कम है, 3 कम है, यहाँ -3 हो जाएगा। कितना कम हो रहा है, -3 कम हो रहा है। यहाँ पर कितना कम हो रहा है जी, -2 कम। इससे कितना, एज्यूम वाले से कितना कम हो रहा है, ये कितना कम हो रहा है, -1 कम हो रहा है। यहाँ कितना बराबर है, 0 से 0 है, यहाँ पर कोई विचलन नहीं है, यहाँ डेविएशन की बात कर रहे हैं, कोई विचलन है नहीं है। यहाँ विचलन क्या है, ज्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ विचलन क्या है, प्लस ज्यादा। अब बताइए ए वाला 2, इसमें कितना विचलन हुआ, ए विचलित कर रहे थे, एवरेज हमने कितना माना था 4, ये विचलित हो रहे थे, तो ए वाला देखो 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपका कितना विचलन हुआ, -3 का विचलन अभी बचा है। पूरे योग में कितने का विचलन बचा है, -3 का विचलन, -3 का डेविएशन अभी बचा है। अब -3 जो होगा सबको प्रभाव छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, सबको प्रभाव छोड़ेगा, तो -3 में कितने लोग हैं हमारे पास, तो 4 -3, ये जो -3 है, जो -3 है कितने लोगों में बटेगा, 1 2 3 4 5 और 6 लोगों में बटेगा। बेटा कितने बचेगा, 6 लोगों में, तो 3 माइनस हो जाएगा 0.5, इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा 3.5। अब एवरेज निकाल लिया, तो ओरिजिनल एवरेज हमने 3.5 होगा। एवरेज माने होता क्या है, अगर और देखा जाए, जैसे हमने कहा कि 1 से लेकर के 10 पद हैं, और 10 पदों का जो एवरेज है, 10 पदों का जो एवरेज है बेटा, हमने कह दिया 50 है। इसकी परिभाषा समझिए, एवरेज क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल लिया, 1 से लेके 10 तक पद हैं, 10 पदों का एवरेज, 10 पदों का औसत कितना है आपका, 50 है। एवरेज का मतलब क्या है, इसका मतलब इसके अपने अपने मान तो रहे होंगे, 1 से लेके 10 तक के कुछ अपने अपने मान तो रहे होंगे, ओरिजिनल मान पता नहीं है, लेकिन मानक मान ये कह रहा है कि इसका प्रत्येक का मान कितना कितना रहेगा, 50। प्रत्येक का मान, हर वैल्यू कितने कितने की रहेगी, 50 की रहेगी, 50 की। एवरेज की कहने का मतलब है, एवरेज का मतलब है प्रत्येक का। सांख्यिकी क्या कहती है, औसत क्या कहती है, सांख्यिकी औसत में सांख्यिकी कहती है, औसत में कहती है प्रत्येक का मानक मान, प्रत्येक का मानक मान, प्रत्येक का मानक मान होगा। क्या होगा, प्रत्येक का मानक मान होगा। कितना होगा आपका, औसत कहलाएगा। एक आपने मानक वैल्यू बता दिया कि इसकी वैल्यू कितनी है, 50 है, 1 से लेके 50। अब आपके दिमाग में रहेगा जो भी वैल्यू है वो 50 के इर्द गिर्द घूम रही होगी, और इसका मानक मान क्या होगा, 50 होगा। सबको कितने वैल्यू दी गई है, 50 दी गई, कुछ कम होंगे कुछ ज्यादा होंगे, सबको सेपरेट कर दिया हो किसके द्वारा, 50 के द्वारा। हम अगर क्वेश्चन में चलें, ये लिखा गया था 10 संख्याओं का औसत 29 है, 10 संख्याओं का औसत है, प्रत्येक संख्या में 3 की कमी कर दी जाती है। इसको समझिए, 10 संख्याओं का औसत 29 है, 1 से लेकर के 10 संख्याएं हैं, 1 से लेकर 10 संख्याएं हैं, इनका औसत जो एवरेज है बेटा, एवरेज इनका दिया गया है, जो इनका एवरेज है वो कितना है, 29 है। अभी हम लोग बात करके आए हैं कि एवरेज होता क्या है, प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का मानक मान, प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक ऑब्जर्वेशन या प्रत्येक समंक, सांख्यिकी में कहते हैं समंक, प्रत्येक समंक का औसत मान अगर दिया गया है तो उसकी प्रत्येक की मानक वैल्यू दी गई है। क्या दी गई है, मानक वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है। इसको ऐसा माना गया है जैसे यहां लिखा है 10 संख्याओं का औसत 29 है, 10 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, 29 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 की कमी कर दी जाए, प्रत्येक संख्या में 3 कमी कर दी जाए, इसका मतलब है प्रत्येक संख्या को 29 माना गया होगा, प्रत्येक संख्या को कितना माना गया होगा, 29 माना गया होगा। बात क्लियर हो पा रही, प्रत्येक संख्या को कितना माना गया होगा, 29, और सबसे 3 की कमी कर दो, सबसे कितनी कमी कर दो, 3 की कमी कर दो, तो इससे भी 3 की कमी होगी, इससे 3 की कमी होगी, इससे 3 की कमी होगी, तो यहाँ कितना बचेगा, 26 मानक मान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कितना कितना हो जाएगा, 26। अब आपको क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, आप समझ पाए कि औसत क्या है, औसत क्या है, प्रत्येक वस्तु का मानक मान है, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का मानक मान ही आपका क्या कहलाता, औसत कहलाता। दिमाग में रखिए, हमने कहा 1 से लेकर के 10 संख्याओं का औसत 29 है। आप समझ जाइए 10 संख्या कितनी कितनी की मानी गई है, 90 की। अब औसत मान कैसे बदलता है, अगर 10 संख्या 29 की, तो इनका टोटल कितना होगा, 29 धाम 290, कितना हो जाएगा, 290। इनका अगर टोटल उन संख्याओं को जोड़ो जो ओरिजिनल संख्या है, तब भी हमारे पास 290 आएगा, और मानक का भी जोड़ा जाए तो भी कितना आएगा, 290। बराबरी कहां होती है, संगम कहां होता है,
जैसे हम लोग आज प्रयागराज में पढ़ा रहे हैं, संगम है यहाँ पे, दोनों नदियां वहां से निकली हैं, हिमालय से दोनों निकली हैं, गंगा यमुना, और जाकर के गंगा यमुना और सरस्वती, और यहाँ जाकर कहाँ मिली हैं, संगम प्रयागराज मिली हैं। कहाँ मिली हैं, प्रयागराज मिली हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे संगम कहाँ होता है, एवरेज का संगम कहाँ होता है। इस बात को समझिए, बिल्कुल अंडरस्टैंड करिए, इसको दिमाग में बैठाइए। एवरेज क्या है, एवरेज क्या है, दो स्थानों से अगर आप देखें, एवरेज है मानक मान, मानक मान। ये जाकर के कहां पर मुलाकात करता है, ओरिजिनल मान से। अगर ओरिजिनल मानों को इसके 10 संख्याओं का औसत क्या कह रहा है, 29 है, इसका मतलब मानक मान कितना हो गया, 29। अगर टोटल कितना होगा, 29 धाम 290, टोटल कितना होगा, 29 धाम 290। अगर इन 10 संख्याएं भी अगर प्रॉपर हमको दी गई होती और 10 संख्याओं को जोड़ देते तो भी 290 आता। मतलब मानक मानों को भी जोड़ने से 290 आएगा और ओरिजिनल मानों को भी जोड़ने से क्या आएगा, 290 आएगा, है ना। ये बहुत गहन बात है, अगर इस बात को समझेंगे तो आपके सवाल बहुत जल्दी लगेंगे। तो हम लोगों ने यहां कहा, क्या कह सकते हैं बेटा, यहां पे बात कह रहा है कि आंसर आप कैसे जल्दी ला सकते हैं। 10 संख्याओं का औसत 29 है, प्रत्येक संख्या में 3 कमी। जब 10 संख्या है तो इसका मतलब प्रत्येक संख्या कितने कितने की मानी गई होगी, प्रत्येक संख्या 10 संख्या है, प्रत्येक संख्या कितने कितने की मानी गई होगी हमारे पास, 29 की। और जब प्रत्येक से कम कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, तो आंसर आपका आ जाएगा प्रत्येक से कम हो रही है। क्या हो रहा है, प्रत्येक से कम, 3 घटा दो कितना आ जाएगा, अब प्रत्येक संख्या मानक मानक कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 26। अगला चला जाए, अगला है 5 परिणामों का औसत 46 है। 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 का 45 है, 5वां परिणाम क्या है। हम दोनों विधियों से लगा के दिखाते हैं इस सवाल को। जो ऑब्जर्वेशंस वाली बात बताई थी हम लोगों ने, समझ वाली, स्टैंडर्ड वाली, एक बताया था उसका जो हम लोग बेसिक से लगाते हैं। जैसे 5 परिणामों का औसत कितना है, 46, तो 5 नंबर गुणा एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल होता है। क्या होता है बेटा, टोटल। कितने नंबर है उनका एवरेज में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, टोटल। कह रहा है 5 परिणाम, 5 परिणाम, औसत कितना है 46, तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30, 5 चौको 20 और 3 23, कितना आ जाएगा बेटा, 230 हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है, कितना हो जाएगा, 230। ये बेसिक वाला तरीका है। अब वो कह रहा पहले 4 का परिणाम, इनमें से 4 का परिणाम जो होगा वो कितना होगा, 4 गुणा 45। 4 गुणा कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 4 पंचे 20, 2 4 चौको 16, 2 18। अब यहाँ 5 परिणाम थे, यहाँ 4 परिणाम थे। अब वो पूछ रहा है कि 5वां परिणाम क्या होगा। 5 में से 4 घटा दो तो लास्ट वाला बचेगा, नहीं बचेगा, एक ही बचेगा, वही क्या होगा, लास्ट वाला होगा। तो फिफ्थ वाला जो परिणाम होगा, फिफ्थ वाला मतलब लास्ट वाला जो परिणाम होगा वो कितना होगा, ये 230 में से 180 घटा दो, 0, 13 में से 8 गया, कितना बचेगा, 5, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एक तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते थे बात को। दूसरे तरीके से जो मानक वाली बात बताई हम लोगों ने, उसको अगर देखें, उसमें आप गुणा भाग से बच जाएंगे। जैसे क्या कहा गया, कह रहा है 5 परिणामों का औसत, 5 परिणाम है, 1 से लेकर के कितने परिणाम है, 5, 1 से लेकर 5 परिणाम है, इनका एवरेज 46 माना गया है। इनका कितना माना गया है बेटा, 46। इनका एवरेज कितना है, 46। ये दिया गया है कि 5 परिणामों का औसत 46 दिया गया है। 5 परिणामों का औसत, 5 ऑब्जर्वेशन का औसत कितना है, 46 है। इसका मतलब दिमाग में एक चीज बैठा लो, क्या बैठाना है कि प्रत्येक 5 जो होंगे, प्रत्येक 46 के माने गए होंगे। 5 जो होंगे प्रत्येक कितने कितने के माने गए होंगे, 46 के माने गए होंगे। बात क्लियर हो पा रही हमारी। मानक वैल्यू है क्या है, 5 को अगर प्रत्येक को 46 का माना जाएगा, क्या माना जाएगा, प्रत्येक 46 का है। पहले 4 45 के हो गए, पहले 4 45 के हो गए। अब 1 से लेके 4 तक की जो वैल्यू है वो कह रहा है इनकी वैल्यू प्रत्येक की कितनी है, 45 45 है। अभी तक इसकी वैल्यू, जब तक ये नहीं था अभी तक इसकी वैल्यू ही कितनी थी, 46 थी। इसकी वैल्यू जब कितनी थी, 46 थी। ये कितने के हो गए, अब 45 45 के होंगे। अब वो कवर करेगा अपना, तो यहां में कितना कितना कम कर दिया यहां पे। अब 5वां जाकर के ही पूरा करेगा, नहीं करेगा, 5वां जाकर के क्या करेगा, पूरा करेगा। बात क्लियर हो पा रही है। 1 से लेकर के 5 तक 5 परिणामों का औसत कितना है बेटा, 46 है। 5 परिणामों का औसत कितना है, 46 है, ठीक है। अब पहले 4 का कितना कह रहा, 45। अगर पहले 4 का आपका 45 हो गया,
पहले 4 का 45 हो गया। अब ये हमारा पहले से 46 था ही, इन्होंने क्या हुआ सबको कम एक एक कर दिया। जब 4 निकाले गए, जब 4 निकाले गए तो सबसे एक एक कम हो गया, नहीं हो गया? तो 4 ने एक एक कम कर दिए, वो कवर कौन करेगा? ये वाला करेगा। इसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 50। तो जो निकालने वाला है, जो लास्ट वाला बचा है, वो कितना हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा। बात क्लियर? अगला देखिएगा, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है? 20 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसके लिए कुछ समझते हैं। देखो, एक होती है प्राकृतिक संख्या या क्रमिक संख्या है, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है बेटा? प्राकृतिक संख्याएं। एक होती है प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। कैसे नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर। इस बात को समझिएगा। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं? एक से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? एक से शुरू होते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर लिखें तो लिख सकते थे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। क्या लिख सकते थे बेटा? एस सो ऑन। अगर हमने किसी संख्या को, मान लो हमने 4 को ही एक्स मान लिया, कितना मान लिया? किसी संख्या को एक्स मान लिया, ये से एक्स है, तो इसकी पिछले वाली संख्या क्या होगी? एक्स माइनस 1 होगी। इसके पिछले वाली संख्या कितनी होगी? एक्स माइनस 1 होगी। इसके आगे वाली संख्या क्या होगी? एक्स प्लस 1 होगी। मतलब कहने का मतलब है कि यहां प्राकृतिक संख्याओं में कितने का डिफरेंस होता है? एक एक अंक का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है? एक एक का डिफरेंस होता है। आपने देखा, अगर कोई संख्या हमने x मान ली तो इसके पहले वाली संख्या होगी वो x माइनस 1 होगी, और बाद वाली संख्या क्या होगी? x प्लस 1 होगी। संख्या मानती भी इसी तरीके से, बीच वाली संख्या को मानिए, आगे पीछे की संख्याएं आपकी क्या होंगी? ये x माइनस 1, ये x प्लस 1, और आगे की, इसकी पहले की क्या हो जाएगी? x माइनस 2। भाई x माइनस 1 से इसके पहले क्या आया हुआ? x माइनस 2, और इसके बाद की मानना है तो क्या? x प्लस 2 आया होगा। क्या आया होगा? x प्लस 2। अगर हम आपसे बात करें, अगर हम बात करें कि 3 संख्या ली जाए, समझना बात को, अगर 3 संख्या ली जाए, 3 संख्या ली हम लोगों ने, एक x माइनस 1, x प्लस 1, ये बताओ ये नेचुरल नंबर होंगे कि नहीं होंगे? ये बताइए, ये नेचुरल नंबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। बात क्लियर हो पा रही है? x माइनस 1, x प्लस 1, क्योंकि बताया गया है कि प्राकृतिक संख्याओं में एक एक का अंतर होता है। कितने कितने का अंतर होता है? एक एक का अंतर होता है। ये आपकी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। इनका कहा भैया एवरेज निकाल लो। इनका क्या निकाल लो? एवरेज निकाल लो। तो एवरेज कितना होगा? x माइनस 1 प्लस x प्लस x प्लस 1 बटे कितना कर दें? कितनी संख्या है? 1 2 और 3, 3 संख्या है। अब देखिए जोड़ेंगे तो x से x, ये 1 से 1 चला जाएगा, ऊपर बचेगा कितना बेटा? 3x, अपॉन कितना बचेगा? 3, बराबर हो जाएगा x। बराबर कितना हो जाएगा? x। बात क्लियर हो पा रही? बराबर x हो जाएगा। इसका मतलब है अगर कॉन्सेक्यूटिव नंबर या लगातार संख्या दी गई है, लगातार संख्या दी गई है, तो उनका एवरेज जो आएगा। अब बात और थोड़ा गंभीर है। अभी संख्याओं की संख्या कितनी? 3 थी, 1 2 और 3। अगर विषम संख्याओं में संख्या है, कोई किसी संख्याओं में विषम संख्याओं में संख्या है, तो उसका जो एवरेज होगा वो बीच वाली संख्या होगा। क्या होगा? बीच वाली संख्या होगा। जैसे अगर हम कहें ए बी सी, ये लगातार क्रमिक संख्या है, ये लगातार क्रमिक संख्या है, तो इनका एवरेज क्या हो सकता है? तो इनका एवरेज एक हो सकता है बी, बीच वाली संख्या। अगर ये क्रमिक संख्या है तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। कॉन्सेक्यूटिव नंबर से क्या हो जाएगा? अब याद करिएगा, अगर यहाँ पर नंबर कैसे दिए गए, यहाँ पे 1 2 और 3, 3 नंबर दिए गए, तो इनका एवरेज निकलेगा। ठीक है, यही सवाल यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ लिखा गया 7 क्रमिक संख्याएं, 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, कितनी संख्याएं हैं? 7 संख्याओं का औसत 20 है। 7 संख्याओं का औसत 20 है, तो इसका मतलब है जो औसत 20 है, कौन सी संख्या होगी? चौथी। चौथी संख्या का मान दिया गया 20। उसने आपसे डायरेक्ट नहीं कहा है, उसने कहा चौथी संख्या का मान कितना होगा? 20 है। क्यों? क्योंकि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है बेटा? 20 है। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो 7 के बीच वाली संख्या क्या होगी? चौथी होगी। चौथी संख्या का मान दिया गया 20। चौथी संख्या का मान दिया गया कितना?
20। तो कह रहा इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, इन सब संख्या में क्या है, चौथी से यहां तक आने में कितना जोड़ना पड़ेगा। प्राकृतिक संख्या में कितने कितने का अंतर होता है, एक एक का अंतर होता है। प्राकृतिक संख्या में कितने कितने का अंतर होता है बेटा, एक एक का अंतर होता है। तो चौथी संख्या से सातवीं आने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 4 3 7, और सब में एक एक का अंतर है, 3 का अंतर हो जाएगा। तो यहां से सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23। 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, अभी तो हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जब पूरा बैच लेकर आएंगे तो वहां पे इसका और एनालिसिस करेंगे, तो आपकी समझ जो होगी, डेवलप होगी, वो कितना हो जाएगी, बिल्कुल देखेंगे आंसर आ जाएगा। अब इसमें बचा क्या था, 7 क्रमिक संख्या का औसत कितना है, 20 है। 7 क्रमिक संख्या 20 है, औसत कितना है, 20 है। तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, चौथी होगी। चौथी का मान 20 है। अब चौथी का मान 20 है, 4 3 7, 20 3 23, आंसर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 23 आ जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है। अगला चलिएगा, 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। 60 से 80 के बीच, अब अभाज्य संख्या देख लो कौन कौन सी हो जा रही है। तो पहली तो 61 हो जाएगी, बीच चाहिए। फिर कौन सी हो जाएगी, 63 होगी नहीं, 64 होगी नहीं, 65 होगी नहीं, 67 हो जाएगी, 69 होगी नहीं। 23 3 69 होता है, क्या होता है, 23 3 69 होता है। इसके बाद चलते हैं 71 वाली लाइन में, 71 होगा। फिर क्या हो जाएगा, 73, और 77 होगा नहीं, 79 हो जाएगा, 79 बटे कितना हो जाएगा, 3 2 5 का भाग दे दें। कितने का भाग दे दें बेटा, 5 का। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 9 3 12, 12 13 7 20, 20 और 21, 2 हो जाएगा। 7 2 9, 7 16, 16 और 7 हो जाएगा, 7 6 13, 23 और 6 29, 29 और 6 35 बटे 5। तो कितना हो जाएगा, 5 पे 35, 0 5 2 70.2, 70.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70.2। ठीक है, अब इसको भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन उनको इस तरीके से, जो बड़ा हो, जहां गुणा भाग हो, वहां सांख्यिकी का यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस का यूज कर सकते हैं, किस तरीके से ऑब्जर्वेशन वहां पे किया गया है, एज्यूम वैल्यू कर सकते हैं। फिर कह रहा है 13 परिणामों का औसत कितना है, 68 है। पहले 7 का औसत 63 है, और आखिरी 7 का औसत कितना है, 70 है। तो 7वें का परिणाम है, तो 7वें का परिणाम है। फिर यहाँ पे हम दोनों विधि लगा दे रहे हैं आपको। एक तो अपनी बेसिक है कि भैया 13 परिणाम कितने के हैं बेटा, 68 के हैं। तो 13 जो है वो 68 के हैं। 13 गुणा 68 हमने बताया क्या होता है, नंबर गुणा एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल होता है। नंबर गुणा एवरेज बराबर क्या होता है बेटा, टोटल। तो यहाँ पे गुणा कर दो, 13 8 104 हो जाएगा, 10 13 6 78 और 10 88 हो जाएगा, 884। मतलब 13 ऑब्जर्वेशन का टोटल वैल्यू कितनी है बेटा, 884। कितनी है, 884। अब वो कह रहा है पहले 7 को लिया जाए। अब सब समझिए, अगर वो कह रहा है अगर पहले 7 को लिया जाए, पहले 7 को लिया जाए, पहले वाले 7 को लिया जाए, तो औसत कितना आ रहा, 63। पहले 7 को लिया जाए तो औसत आ जाएगा 63। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ दो, 7 3 21 गुणा कर दो, 7 21 2 7 6 42 और 2 कितना हो जाएगा, 43 44। 7 21 2 7 6 42, 2 कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, और वो कह रहा आखिरी 7 का औसत जो है वो 70 है। आखिरी 7 का जो औसत है बेटा वो 70 है, कह रहा कितना कह रहा है, 70 कह रहा है। तो यहाँ 7 7 49, 490 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 14 ऑब्जर्वेशन हो गए, और इस बात को आप अगर गौर करें, 7 नंबर वाला 2 बार जुड़ गया, 1 से लेके 7 एक बार जुड़ा, और 7 से लेके 13 तक, 7 से लेके कहां तक है, 13 तक है, वो कहा जो 7 आया है, समझिएगा, 1 से लेके 7 तक हुए, फिर दोबारा 7 से लेके 13 तक हुए। ये नंबर 2 बार आ गया है, कितने बार आ गया, 2 नंबर 2 बार आ गया। तो यहाँ पे कुल 14 नंबर हुए। टोटल कितने नंबर हुए, 14। 14 नंबर की जो वैल्यू आई है वो आई है 1 9 4 13 4 4 8 1 9। 14 नंबर की जो वैल्यू आई है वो 931 आई है बेटा। कितनी आई है, 931। 14 की जो वैल्यू आई है वो आई है 931। ठीक, अगर 14 की वैल्यू 931 आई और यहाँ 13 की वैल्यू कितनी आई, 884, तो किसकी वैल्यू निकलेगी, जो डबल आया है, जो डबल आया है, इसमें 2 बार आ गया है आपका 7। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 7th नंबर वाले की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 931
माइनस 884, कितनी हो जाएगी 931 माइनस कितनी हो जाएगी 884। 11 में 7 जाएगा, 4 जाएगा 7 बचेगा 9 हो जाएगा 4, 47 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 47। इसकी वैल्यू कितनी होगी 47। एक तरीका ऐसा था। अगर दूसरा तरीका देखें हम लोग इसका, बात क्लियर हो पा रही। एक तरीका क्या, 13 का निकाल लिया, पहले 7 का निकाल लिया, अंतिम 7 का निकाल लिया, दोनों को जोड़ा, कितना आ गया 931, 14 हो गए। और डबल कौन हुआ है 7, 7 का ही मान क्यों निकलेगा, बात यह है कि 7 डबल हुआ है, यहाँ पे 7 इस वाली श्रृंखला में 7 दो बार आ गया, इसलिए 14 ऑब्जर्वेशन हो गए। 7 दो बार आ गया, इसके कितने ऑब्जर्वेशन हो गए 2। बस यहाँ पे एक 7 था, यहाँ पे 2 7 है, इस मैसेज को हटाएंगे, 7th की वैल्यू आ जाएगी, 7वें नंबर की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, अभी हम लोगों ने बताया कि मानक वैल्यू होती है, एवरेज एक मानक वैल्यू होती है, प्रत्येक परिणाम की क्या वैल्यू होती है, मानक वैल्यू होती है प्रत्येक परिणाम की। तो एवरेज अगर है 1 से लेके 13 तक, 1 से लेके 13 तक बेटा, 1 से 13 तक का कितना है एवरेज आपका, 1 से लेके 13 तक का कितना है बेटा 68 है। बहुत काले समझिएगा, 1 से लेकर के 13 तक का जो एवरेज है वो कितना है 68 है। 1 से लेके 13 तक का जो एवरेज है वो कितना है 68 है। इसका मतलब हुआ 1 से लेके 13 तक प्रत्येक की वैल्यू, किसकी वैल्यू, प्रत्येक की वैल्यू कितनी है 68 68 68 मानी गई है। दिमाग में बस सब चल रहा है, कितने कितने की 68 68 68 68, सब 13 जो वैल्यू दी गई हैं सब 68 68 की चल रही है, चल रही है दिमाग में 68 68 68, सब 68 की चल रही है। 1 से लेके 13 वैल्यू सब कितने की चल रही है 68 चल रही है। अब उसने क्या कहा, गुरुजी पहले 7 का औसत 63 है। अब यहां समझिएगा, पहले 7 का औसत 1 से लेकर के 7 तक, इसका जो औसत बता रहा है वो 63 बता रहा है, इसका जो औसत बता रहा है वो 63 बता रहा है। फिर आखिरी 7 का, जो आखिरी 7 करेंगे 7 नंबर से फिर शुरू होगा, आखिरी 7 का जो औसत बता रहा है वो यही बता रहा है, वो यहाँ से कह रहा है 7 से लेकर कहां तक पहुंचेंगे 13 पहुंचेंगे। इसका जो एवरेज है वो कितना है 70 है। कितना है बेटा 70 है। कितना हो गया 70। पूछ रहा आखिरी 7 का औसत 70 है, 7 में पड़ा, यही वाला 2 बार हुआ है। अब यहाँ आप कलाकारी समझिए, ये 7 कितने बार हो गया 2 बार हो गया, ये 7 2 बार हो गया। दोनों बार अगर देखे जाए तो इसकी मानक वैल्यू पहले वाले से कितनी होती 68 होती थी। अगर एक 68 रहता तो कोई समस्या नहीं रहती, तो कोई वैल्यू बदलती नहीं बदलती, लेकिन वो कह रहा है 2 बार आ गया 68, 2 बार आ गया, क्या हो गया 2 बार आ गया। अब क्या है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू कैसे बदला, ये 68 है हमारे पास, एक तो 68 था जी पहले से, 7 वैल्यू की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, यहाँ से 1 से लेके 13 तक 68 68 माना गया था, यहाँ पे चेंज आया है, यहाँ से 68 से कितना कम हुआ है, 68 से कितना 5 कम हुआ है, 68 से कितना कम हुआ बेटा 5। अब 5 सब में कम होगा, अगर 1 से लेके 7 तक में यहाँ वैल्यू कितनी है 63 63 है, यहाँ से 1 से लेके 13 तक वैल्यू कितनी थी 68 68 थी, यहाँ 68 से कितनी कम है 5 कम है। कितने ऑब्जर्वेशन में, कितने परिणाम में 5 कम है, कितने ऑब्जर्वेशन 7 में, तो यहाँ हो जाएगा 7 5 35, कितना हो जाएगा 7 5 35 की कमी हो जाएगी। कितनी कमी हो जाएगी 35 की। बात क्लियर हो पा रही है। जो आपका 7वां ऑब्जर्वेशन होगा उसकी वैल्यू कितनी आना चाहिए, उसकी वैल्यू कितनी आना चाहिए। अब यहाँ पे सब कितने कितने के थे 68 68 के, यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक कितने कितने के हैं 63 63 के, कितने कितने के 63 63 के। इस वाले से तुलना कराई तो यहाँ पे जी 5 कम होने लगा, हर का कितना कम हुआ 5, और ऐसे ऐसे कितने हैं 7 तक लिए गए, 7 5 35 कम हो गया, कितना कम हो गया 35 कम हो गया। इन 7 की स्थिति क्या है, इन 7 में क्या हो रहा है, इससे ये क्या है 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, कितने ज्यादा है 7 टर्म, यहाँ पे 7 से लेकर 13 तक कितने टर्म 7 टर्म, 7 दूनी 14 ज्यादा है, ये प्रभाव पड़ रहा था। अब आप देखें, जोड़ दीजिएगा प्लस को 8 68 में 35 घटाना 14 जोड़ना, तो 8 और 4 12, 12 में से 5 गया कितना बचेगा 7, 7 यहाँ बचेगा 7, 7 और 1 यहाँ 8 5 13, 8 4 12, 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा 6 और 1 7, 7 में 3 आएगा कितना बचेगा 47, कितना बचेगा, तीनों को हमने डायरेक्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा 47। तो आपको कुछ नहीं करना था, सवाल में 68 लिखते, एग्जाम में क्या करते 68 लिखते, पहले 7 का परिणाम 63 है, पहले 7 का परिणाम कितना है बेटा 63 है, एक्स्ट्रा वाले में 63 है, 68 से कितना कम है 68 से 5 कम है, 68 से कितना कम है 5 कम है, 7 5 35, 7 संख्या है, एक संख्या में 5 कम, 7 संख्या में 35 कम हो जाएगा -35। इसके बाद आखिरी 7 में
औसत कितना है 70 है, आखिरी 7 का औसत कितना है 70 है, प्रत्येक कितने का ज्यादा हो रहा 2, इस वाले में से 68 से कितना ज्यादा 2, और कितने हैं 7 हैं, 7 दूनी 14 ज्यादा हो गए हैं, यही आंसर हो जाएगा बस। 68 35 को घटा दो और 14 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, फिर यहाँ जोड़ के बताया तो आंसर हो जाएगा 47। इस तरीके से अगर लगाएंगे तो हमारे को बस इतना किया 68 माइनस 35 प्लस 14, सवाल आ गया। अगला देखिएगा, एक कार पहले घंटे में 40 किलोमीटर, अगले 2 घंटे में 115 किलोमीटर और 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती, औसत गति क्या है? ये भी आपका क्वेश्चन देखो यूपी ट्रिपल एससी में आया है, बोरिंग टेक्नीशियन वाले में। एक कार पहले घंटे में 40, अगले दो घंटे में 115 किलोमीटर और अगले 1 घंटे 45 किलोमीटर तय करती, इसकी औसत गति क्या है? तो अगर औसत चाल जब निकाली जाती है, औसत गति जब निकाली जाती है, औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटी कुल समय, कुल दूरी बटी कुल समय। क्या होता है बेटा? औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल कवर डिस्टेंस बराबर टोटल टेकन टाइम। अगर हम लोग यहाँ देखें कुल कितनी दूरी थी, पहली बार 1 घंटे में 40, फिर अगले 2 घंटे में कितना की 115, इसके बाद कह रहा अगले 1 घंटे में, अगले कितने घंटे में 1 घंटे में 45। टाइम कितना टेकन लिया है, टाइम कितना लिया गया, पहले घंटे 1, 2 और 1 3 और 1 4 घंटे ले गए, कितने घंटे लग गए 4, जोड़ के 5 5 10, 1 5 और 1 6, 6 और 4 10, 1 1 और 1 2, बटे कितना आ जाएगा 4, 50 हो जाएगी। उसकी गति कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अगला देखा जाए तो कह रहा है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत 20% बढ़ जाती है, कोच की उम्र क्या है? इसके दोनों तरीके देखिएगा। 4 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है 18.5, तो 4 खिलाड़ी हो गए, इनकी 18.5 है, तो 4 गुणा कितना हो जाएगा 18.5, बेसिक हो गया। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर दिया, मान लो कोच है एक्स का, अब कितने लोग हो गए, 4 की जगह कितने खिलाड़ी हो गए 5, तो एवरेज होगा 5, तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। पहले थी 18.5, 20% बढ़ेगी तो हो जाएगी 120/100। ये आमतौर पर ऐसा सवाल लगा है, तो यहाँ हो जाएगा 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, ये वाला 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, 4 को गुणा कर दे रहे हैं, 4 पंचे 20, 4 8 32 और 2 34, 3 4 एकम 4 3 7, 74 हो जाएगा। और प्लस यहाँ बचेगा x बराबर हो जाएगा 6 पंचे 30, 3 6 8 48, 3 51, 5 6 एकम 6 5 11, 111 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा बेटा 111 माइनस कितना हो जाएगा 74, कितना हो जाएगा 74, 111 माइनस कितना हो जाएगा 74, तो आप देख पा रहे हैं 11 से 4 गया कितना 7 8 3 37 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37 वर्ष। तो कोच की उम्र कितनी है बेटा 37 वर्ष है, कोच की उम्र कितनी है बेटा 37 वर्ष। एक तो बेसिकली आप ऐसे लगाएंगे जैसे आप लगाते रहे होंगे, आप ऐसे प्रेफर करते हैं। इसको अगर हम लोग चेंज करें, बदलना चाहें, किस तरीके से हम लोग सवाल को दूसरी फॉर्म में लगाएं, तो यहाँ पर देखें, अगर फिर वही बात कि एवरेज है क्या, एवरेज मानक वैल्यू होती है, प्रत्येक परिणाम की, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन की मानक वैल्यू होती है। कह रहा है 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 1 से लेकर 4 तक जो खिलाड़ी हैं सबका एवरेज 18.5 माना गया, मतलब सब कितने कितने के हैं बेटा 18.5 के, सब कितने कितने के हैं 18.5 के हैं। ये बात क्लियर हो गई। अगर उसमें कोच की उम्र भी शामिल कर ली जाए, एवरेज बढ़ा गया। अभी कितने कितने के हैं सब 18.55 के, कोच आ गया 20% बढ़ा दिया, सब खुद तो था ही, सबको और बढ़ा देगा अपने साथ। बात क्लियर हो पा रही? 20% कितना होगा, देखो 18.5 का 10% कितना होगा बेटा, 10% होगा, हमने बताया था 1.85,
जिसको ये बात समझ में नहीं आएगी तो परसेंटेज जाके समझ लीजिएगा, क्योंकि 10% कितना होता है 1/10, 10% कितना होता है 1/10, तो 10% कितना होगा 1.85। भैया 20% कितना होगा, 20% कितना होगा, इसका दोगुना कर दो, 18 दूनी 36, कितना होगा 3.70, कितना हो जाएगा 3.70। 20%, 18.5 का 20% होगा 3.70। ठीक, अब वो कह रहा 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है, 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो औसत उम्र कितनी बढ़ जाती है 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है, तो क्या करना हम लोगों को, कोच की उम्र क्या है ये निकालना। ठीक है, अब जैसे एक व्यक्ति और आया, पांचवा व्यक्ति आया, वो सबको बढ़ा गया, तो ये 4 व्यक्ति सब बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। अगर मान के चलो पांचवा व्यक्ति 18.5 का आता, गौर करना समझना बात को, पांचवा व्यक्ति भी 18.5 का आता तो इनका एवरेज कितना रहता, 18.5 रहता, रहेगा नहीं रहेगा। अगर पांचवा व्यक्ति 18.5 का आता तो क्या एवरेज में कोई अंतर आता, कम या ज्यादा होता, नहीं होता, 18.5 का होगा। अब आप समझिए 1 से लेके 4 थे, पांचवा आया और कितना बढ़ा दिया सबको, 3.70 बढ़ा दिया, 3.70 बढ़ा दिया। कितने लोगों को बढ़ाया, खुद तो बढ़ा होगा तो 4 को बढ़ाया, मतलब 5 लोग को बढ़ा दिया। अगर ना बढ़ाता तो 18.5 ही होता। अब उसका कितना वजन बढ़ाना पड़ेगा, 5 गुणा कितना हो जाएगा 3.70। तो यहाँ पे लग जाएगा 18.5 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 5 0 5 7 35, 5 3 15 3 18, 18 दूनी 36, 137। तो कोच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 हो जाएगी। कोच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 हो जाएगी। बात क्लियर हो पा रही हमारी, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 4 हैं, उनका कितना था 18.5 थे, 4 खिलाड़ी हैं, उनकी औसत आयु कितनी थी 18.5 थी। ठीक, अब पांचवा अगर 18.5 का ही आता, पांचवा अगर 18.5 का ही आता तो क्या औसत में कोई परिवर्तन होता, नहीं होता सर। हमने मान लिया पांचवा 18.5 का ही आया है, कितना आया है 18.5 का ही आया है, कोई समस्या इसमें, क्या औसत में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। लेकिन हुआ है, लेकिन हुआ है, कितना बड़ा है 20% बड़ा है, कितना बड़ा 20% निकाला 3.7। जब एवरेज बढ़ रहा है इसका मतलब प्रत्येक वैल्यू बढ़ रही है। अब कितने ऑब्जर्वेशन हमारे पास बचे, 5, 5 भी आ गया है, 5 हो गए और प्रत्येक को कितना बढ़ाना पड़ेगा 3.70, 3.70। पांचों बढ़ेंगे तो एक बढ़ता 3.70, तो पांचों बढ़ेंगे कितने आपके 18.5। पहले से तो 18.5 था, अब 18.5 और आ गया। मतलब अगर खुद 18.5 का आता तो कोई समस्या नहीं थी, इसके बाद 18.5 और आ गया। अब वो कितने का 37 वर्ष का है, कितने वर्ष का बेटा 37 वर्ष का। अगला अगर देखा जाए तो लिख रहा है यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है तो उन क्रमिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अभी सवाल सेम लगा के आए हम लोग, 5 क्रमिक संख्याएं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। जब क्रमिक संख्या हो और उन संख्याओं में विषम संख्याएं लिखी हो, 1 2 3 4 5, 5 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है, इसका मतलब है बीच वाली जो संख्या होगी वही एवरेज कहलाती है। बीच वाली संख्या होती है वही क्या कहलाती है, एवरेज कहलाती है। पिछला क्वेश्चन लगा के आए, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, बीच वाली संख्या कितनी है बेटा 33, बीच वाली संख्या क्या है 33। तो हम कह सकते हैं 5 संख्याओं का अगर एवरेज 33 है, इसका मतलब है कि बीच वाली संख्या अर्थात तीसरी संख्या कितनी होगी आपकी 33 होगी। तीसरी संख्या कितनी होगी 33 होगी। वो कह रहा उन क्रमिक क्रम संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी। 3 से यहां तक जाने में कितना जोड़ना पड़ेगा 2, 3 2 5, तो यहां भी 2 जोड़ दो, क्योंकि क्रमिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्या में कितने का अंतर होता है, एक एक का अंतर होता है। कितने कितने का अंतर होता है, एक एक का अंतर होता है। इसमें कितना जोड़ देंगे हम लोग, 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बेटा 35 हो जाएगा। तो वो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 35 हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। अगला देखिएगा, फिर लिख रहा है n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 का औसत है। अब औसत क्या होता है, सबको जोड़ के उतनी संख्याओं को भाग दे दो, सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, पहले तो समझो कितनी संख्या है 6 संख्या, सबको जोड़ो क्या हो जाएगा, कितने n हो जाएंगे, 1n 2n 6n हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6n। ठीक है, इनको जोड़ दो
5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 1 15। ये तो सबका योग हो गया। कितनी संख्या है? 6, 6 का भाग दो। ये हो गया प्लीज। अलग अलग कर दो, है ना। 6 का भाग देंगे कितना होगा? n। यहाँ भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 15/6। देखो 6 से 6 कट जाएगा, 15 3 5 1 15 और 3 दूनी 6। आपका आंसर हो जाएगा बेटा n+5/2। n+5/2 ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला अगर देखा जाए, देख रहा 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 परिणामों का औसत 45 है, तो 5वां परिणाम क्या होगा? सेम सवाल लगाए कुछ देर पहले, संख्या बदली थी। अब आप देखिएगा 5 परिणामों का औसत कितना है? 46 है। 46 देखो कितना कहा जिसे लिखा है, 5 परिणामों का औसत है 46। लिखना चाहिए था 46 है, लेकिन यहाँ लिखा है 46। एवं पहले 4 परिणामों का औसत 45 है, तो 5वां परिणाम क्या होगा? क्या निकालना हम लोगों को बेटा? 5वां परिणाम क्या होगा? ठीक है, अगर बेसिक से लगाएं पहले, तो 5 परिणाम कितने के? 46 के हैं, तो 46 नंबर हमने बताया था आपको, 5 नंबर गुणा एवरेज 46, टोटल कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 3 23 हो जाएगा, 230 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 230। पहले 4 का परिणाम, इनमें से पहले 4 का अगर गिना जाए, इनमें से पहले 4 का गिना जाए तो कितना है बेटा? 45। तो हो जाएगा 4 पंचे 20, 2 4 चौको 16 और 2 18। कितना परिणाम बचेगा? एक बचेगा, है ना, लास्ट वाला। कौन सा? तो कह रहा है 5वां परिणाम, मतलब एक परिणाम बचेगा। कौन से नंबर का बचेगा? 5th नंबर का। 5th का जो वैल्यू आएगी, 5th परिणाम, एक ही बचेगा। वो कौन सा? 5वां बचेगा। 5वां बचेगा, कितना हो जाएगा? यहाँ से कितना से काट के 5, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही? 50 हो जाएगा। अगर इस चीज को हमको, अगर इस चीज को हमको किससे लगाना होता, अगर इस चीज को हमको किससे लगाना होता, आपको दूसरे तरीके से लगाएंगे तो क्या कर सकते थे? क्या कह रहा है? 5 परिणाम कितने के हैं? 46 के। तो ऐसे समझिए 5 परिणाम 46 के हैं। 5 परिणाम कितने के बेटा? 46 के हैं। 5 परिणाम कितने के हैं? 46 के। इसकी मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक का मान 46 है। पांचों में प्रत्येक का मान कितना है? 46 है। पांचों में प्रत्येक का मान कितना है? 46 है। 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक, पांचों में प्रत्येक का मान कितना है? 46 है। पहले 4 परिणाम 45 के हैं। अब इसको अलग कर दे रहे, 1 से लेके 4 तक जो है वो कितने के हैं? 45 के। भाई टोटल तो हमारे 46 के हैं, टोटल तो हमारे 46 के हैं यहाँ पे। इसका मतलब 5वें की वैल्यू कितनी होगी? 5वें की वैल्यू कितनी होगी? अगर ये 45 का रहता, ऐसा समझो, अगर ये 45 का रहता तो ये 45 का हो जाता पूरा एवरेज, कोई समस्या होती? नहीं रहती समस्या। लेकिन वो कह रहा है यहाँ पहले कितने का था? 46 का था। पहले कितने का था? 46 का था। तो कितने यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा? कुल टर्म कितने हो गए? 5, और सब में एक एक जोड़ना पड़ेगा। सब में कितना जोड़ना पड़ेगा? एक एक और, एक एक और जोड़ दो। तो कितना? 5 एकम 5, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ रही है? 1 से लेकर 4 तक कितना होगा? 45 होगा, ये बताया गया। वो कह रहा है 1 से लेके अगर 5 देखते हैं तो 46 आता है। एवरेज कितना आता है? 46 आता है। मतलब 1 से लेके 5 तक सब कितने कितने के हैं? 46 46 के। सब कितने कितने के हैं? 46 46 के। 1 से लेके अगर 4 तक 45 तक के हो गए तो ये भी 45 का रहेगा इस स्थिति से। अब करना कितने का? 46 46 का। तो सबको एक एक बढ़ाना पड़ेगा, तो 5 बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 5। तो 5 और बढ़ा दो, 50 हो गए। कितने हो गए? 50। अगला देखिएगा, शोभा बेंगलुरु से मैसूर की दूरी 50 किलोमीटर गति से तय करती है और 60 किलोमीटर की गति से वापस लौटती है। उसकी समग्र यात्रा में औसत गति क्या होगी? औसत चाल बराबर, ऐसा भी लिख सकते थे हम लोग, औसत चाल बराबर, इसको डायरेक्ट लिख सकते थे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये कब लगता है? जब डिस्टेंस क्या है? बराबर होती है। वो कह रहा है शोभा बेंगलुरु से मैसूर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटती है। मतलब आने और जाने में उसकी दूरी जो रही वो बराबर रही, तो वहां पे लग सकता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्या लिख सकते हैं बेटा? यहाँ पे लिख सकते थे कितना हो जाएगा? 2, फिर कितने से गई? 50 से गई, इंटू कितना हो जाएगा? 60 बटी 50, 60 कितना हो जाएगा? 110। यहाँ हो जाएगा कितना? 600/11। कितना हो जाएगा बेटा? 600/11। 11 5 55 हो जाएगा, 5 बचेगा, 11 4 44, 6/11। 54 सही 6/11 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो जाएगा? 54 सही
है कोई? हाँ है। चौवन सही 6/11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जिसको लगता है कहाँ से आया उसको भी देख लीजिएगा, ये कहाँ से आया, उठाया जाए इसको। आप अगर इसको देखें, दूसरा क्या होता बताया था, औसत चल रहा होता है। मान लो ये हो गया बेंगलुरु, ये हो गया मैसूरी, कुल दूरी बीच की हो गई डी, बीच की दूरी कितनी हो गई है डी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब समझिए कुल दूरी कितनी, डी गया डी आया, सो जो औसत चाल आएगी, जो एवरेज स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड लिख दे रहे, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड से लिख दे रहे, ठीक है। एवरेज स्पीड जो आएगी वो कितनी आएगी, कुल दूरी कितनी हुई डी, और डी गई तो डी प्लस डी बटे कुल समय। समय बराबर क्या होता है, जब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल के लिए हमने बी ले रहे हैं ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, वेक्टर ले लिया हमने, सदिश राशि मान के ले लिया। चाल कैसी अदिश राशि है और वेग आपका कैसा है, सदिश राशि है। हमने वेग मान लिया कि दिशा हुई आपकी स्पष्ट होती रहे। बी बराबर क्या होता है, डी बटे टी होता है। तो आप समझिए, कोई अगर एस मानना चाहे तो एस मान लीजिए, बी मानना चाहे तो बी मान सकते हैं। बी बराबर डी अपॉन टी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो टाइम बराबर कितना होगा बेटा, दूरी बटे चाल। तो जाने में कितना समय लगा होगा, गई तो दूरी थी, समय कितना लगा होगा, समय निकालना था, तो बी बटे पहली चाल कितनी हो जाएगी 50, प्लस दूसरी बार डी वापस आई होगी, कितना हो जाएगा 60। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर देखें यहाँ हो जाएगा 2D बटे डी कॉमन ले लो बेटा, तो यहाँ कितना बचेगा 1/50 प्लस 1/60। जो बिल्कुल बेसिक समझना चाहते हो उसको लिए बता दिए, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें गौर करें, यहाँ पे आया तो हम लोग क्या कर सकते थे, ऊपर 2 है, नीचे 50-60, कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा 50 गुणा 60 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग 60, यहाँ लिखेंगे 50, और ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, तो वही सूत्र बन जाएगा 2 × 50 × 60 बटे कितना हो जाएगा 110। ठीक, आ गया वहीं पर जहाँ पे हम लोग को छोड़ा था, जहाँ से फॉर्मूला शुरू किया था। तो बस आपको फॉर्मूला पे काम करना है, अगर दूरी समान तय की गई तो अगला क्वेश्चन है, 13 परिणामों का औसत 70 है, प्रथम 7 का परिणाम कितना है 65 है, और अंतिम 7 का परिणाम कितना है 75 है। 7वां परिणाम क्या होगा, वो कह रहा है 7वां परिणाम क्या होगा, इसको निकालना, ठीक है। 13 परिणामों का औसत 70 है। अब वही सवाल एक बार लगाए थे हम लोग, 13 परिणाम है, 13 परिणामों है, कहाँ से कहाँ तक अगर ऐसे लिखे जाए, 1 से लेके 13 तक के जो परिणाम है इनका एवरेज कितना है 70। इसका मतलब आप समझ गए, प्रत्येक की वैल्यू कितनी कितने की 70-70 की, प्रत्येक की वैल्यू कितने कितने की बेटा 70-70 की है। अब वो कह रहा है प्रथम 7 का, वही मामला हो गया, प्रथम 7 का 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 तक की जो वैल्यू है वो कह रहा है 65-65। अगर पहले 7 को देखा जाए तो 65-65 के निकलते हैं, और अंतिम 7 को निकाला जाए, अंतिम 7 को भी कहाँ से 7 ही शुरू होंगे, 13 तक जाना है, 13 तक जाया जाए तो कह रहा है 75-75 प्राप्त होता है। क्या मामला है, पहले 7 65-65, अंतिम 60 आएगा कितना कितना आएगा 75-75 का है। ठीक, एक्चुअली 7 2 बार हो चुका है, इस वाले में इस वाले में। 7 है कितने का 70 का, यहाँ से कितने का ओरिजिनल 70 का, 70 से तुलना कराओ, जो एक्स्ट्रा निकल रहा है, जो 70 से एक्स्ट्रा निकल रहा है, यहाँ पे कितना कम हो रहा है, यहाँ पे एवरेज कितना था 70 था, यहाँ से 5-5 कम होगा, कितना कम होगा 5-5 कम होगा, और 5 कितने संख्या हमारे पास 7 है, एक संख्या अगर 5 कम हो रही है, 7 संख्या कितनी कम होंगी बेटा 35 कम होंगी। यहाँ लिख दो -35, कितना लिख दो बेटा -35। इसकी तुलना करा दो, यहाँ से क्या प्रभाव पड़ रहा, 75 हो गया, कितना हो गया 75, कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, एक संख्या 5 ज्यादा हो रही है, एक संख्या 5 ज्यादा हो रही है, तो कितनी संख्या 7 से 13 तक कितनी संख्या 7 संख्या, 7 5 35 क्या हो रहा है एक्स्ट्रा हो रहा है, तो एक्स्ट्रा के लिए प्लस लगा दो। अब दोनों कट जाएंगे और आप बचेगा 70, कितना बचेगा बेटा 70। तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा 70, कोई समस्या नहीं है इसकी, कि 7वां परिणाम इसका कितना होगा 70 हुआ, 7वां परिणाम कितना होगा 70 हुआ। इसके पहले वाला सवाल भी लगा लेना दोनों को, जो 20% वृद्धि बता रहा था, उसको देखकर लगाएंगे तो और अच्छा हो पाएगा। ठीक, आंसर कितना हो पाएगा 70। अगला देखें, अगर हम लोग 5 संख्या जिनका औसत 105 है, 5 संख्या है जिनका औसत कितना है 105 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 2/5 गुना है, पहली संख्या बताना। ठीक है,
अब देखो कई विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार से इस सवालों को लगाते हैं, ये भी बात है। हमारे तरीके अलग हो सकते हैं, आपके तरीके अलग हो सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप इसको ग्रहण कर लीजिए, जिससे आपका एग्जाम आसानी से निकल जाए, है ना। आराम से निकल जाए। तो कह रहा पांच संख्या जिनका औसत कितना है 105 है, तो पांच संख्याओं का योग कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस कितना हो गया ई, बटे कितना हो जाएगा बेटा 5 का योग कितना है 105, सॉरी औसत 105 है, तो हम लोग योग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 5 का गुणा कर देंगे। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 25 और 5 एकम 5, 25 और 5 एकम 5, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू हो गई 525। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उनमें से पहली संख्या अन्य चार संख्याओं के योग का 2/5 गुना है। ये बात समझिए, ये तो बात क्लियर हो गई, ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं हम। क्या है, उनमें से पहली संख्या ए, अन्य चार संख्या मतलब बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई के योग का 2/5 है। कितना है बेटा 2/5। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें, ए प्लस सी प्लस डी प्लस ई की सॉरी बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लिख सकते 5 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ बचेगा, इतना बराबर आ जाएगा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इतनी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब गुरुजी ये बताइए कि भैया बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू हमारे पास इतनी है, तो ये तो रहेगा ही, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/2 बराबर कितना हो जाएगा 525, कितना हो जाएगा 525, ठीक। गुणा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 5 एकम 5 2 7 7 2 एकम 2, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ बचेगा 2 एकम 2 5 1 7 a/2 बराबर हो जाएगा 525, 7 7 49, 7 7 49, 7 5 35, ये बराबर हो जाएगा 75 दूनी 150, ये रहा कितना आएगा 150। पहली संख्या जो हो जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी आपकी 150। बात क्लियर हो पा रही, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 150। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, उसको देख लो, मिटाया जाए। अगर किसी को एक ही संख्या मानना है जो निकालना है ए, तो निकालना है, अगर पांच संख्या जिनका औसत 105 है तो पांच संख्याओं का योग कितना होगा, अभी हम निकाले सम, पांच संख्याओं का योग कितना होगा, सम योग कितना होगा 105 गुणा 5 25 5 एकम 5। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, अगर पांच संख्याओं का औसत 105 है तो इन पांच संख्याओं का योग कितना होगा 525 होगा, इन पांच संख्याओं का योग कितना होगा 525। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम कहें पहली संख्या हमारे पास x है, अगर पहली संख्या हमारी x मान ली, पहली संख्या x है, तो अन्य चार संख्याएं कितने की बचेंगी, पहली संख्या अगर x मान ली तो अन्य चार संख्या कितनी की बचेंगी 525 में से, 525 में से x को हटा दो। बात क्लियर हो पा रही हमारी, अगर पांच संख्याओं का योग हम लोगों ने निकाला 525, अगर एक संख्या कितनी है x है तो चार कितनी बचेंगी 525 माइनस 4 x की, चार संख्याओं का जो योग बचेगा 525 माइनस x। वो क्या कह रहा था, उनमें से पहली संख्या अन्य चार संख्याओं के योग का 2/5 है, अन्य संख्याओं के योग का 2/5, तो अन्य संख्याओं के योग का 2/5 ये बराबर कर गुणा कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप देखें 5x/2 बराबर 525 माइनस कितना हो जाएगा बेटा x, इसको यहाँ ला दो, बात वही कहानी पड़ रही है जो पहले बताए थे हम लोग, इसको यहाँ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाले को मिटा दिया जाए, ऊपर वाले को मिटा दिया जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5 2 7x बटे कितना आ जाएगा 2 बराबर 525, 7 7 49 7 5 35, x बराबर हो जाएगा 150, x बराबर कितना हो जाएगा 150, यही आंसर है।
कितना आएगा, यही आंसर है। कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 14 से घटकर 11 हो जाता है जब संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है। कब ऐसा हो रहा है? जब एक संख्या 35 को उसमें से क्या कर दिया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, तो मूल समूह में कितनी संख्याएं थी? एक तो बेसिक स्तर पर लगा सकते सवाल को। मान लिया मूल समूह में n संख्याएं थी। कितनी संख्याएं थी बेटा? n संख्याएं थी। कुछ संख्याओं की जगह हमने मान लिया कि n संख्याएं थी का औसत 14 से घटकर, तो इसका मतलब पहले औसत कितना था, n संख्याओं का औसत कितना था, 14 था। पहले कितना था, 14 था, तो इनटू कितना कर देंगे, n संख्याएं थी, उनका औसत 14 था। जब संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है, अब इस संख्या में से जो योग आ गया, इसमें से किसको निकाल दो, 35 को, तो घटकर कितना हो जाता है, 11। पूरी कहानी बता रही है कि कुछ संख्याएं थी, पहले उनका औसत कितना था, 14 था, एक संख्या निकल गई, उससे 35 निकाल दी गई, अब उसका औसत कितना बच रहा है, 11। जब एक संख्या निकल गई, अब यहाँ पर कितने बचेंगी संख्या, n-1। पहले संख्या थी n और एक संख्या निकल गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नंबर्स कितने हो जाएंगे, n-1। अब कितना एवरेज आएगा, अब जो एवरेज आएगा बेटा वो आएगा कितना, 11। अब कितना एवरेज आएगा, 11। बेसिक स्तर पर लगा रहे हैं, इसका दूसरा तरीका और भी हम समझेंगे अभी। तो यहाँ गुणा करें तो यहाँ हो जाएगा 14n माइनस कितना हो जाएगा, 35। 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11n माइनस कितना हो जाएगा बेटा, 11। 11 यहाँ पे आएगा कितना हो जाएगा, 3n। क्लियर हो रहा है, 11n जब यहाँ पे आएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, 3n, और 35 वहां पे जाएगा, 35 वहां पे जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 35 माइनस कितना हो जाएगा। अब बचेगा कितना, अब बचेगा आपके पास 3n बराबर कितना बचेगा बेटा, 3n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24। कितना हो जाएगा, 24। n बराबर आ जाएगा 8। तो शुरुआत में संख्या कितनी मानी थी, मूल संख्या कितनी मानी थी, n। हमारा कितना, n बराबर 8। तो कह सकते हैं कि मूल समूह में 8 संख्याएं थी। मूल समूह में कितनी संख्याएं थी बेटा, 8 थी। अगला क्वेश्चन है, यदि a और b का औसत, यदि a और b का औसत a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n हो, तो n का मान क्या होगा। इन्होंने बताया कि a और b का अगर औसत लिया जाए तो हमारे पास इतना आता है, a और b का औसत लिया जाए तो कितना आ जा रहा है, आंसर आ रहा चाहिए इतना, और तो n का मान चाहिए। किसका मान चाहिए हमको बेटा, n का मान चाहिए है। तो हम लोग ले सकते हैं कि इसका औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कितनी राशियां हैं, 2 राशियां। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 2 राशियां हैं a और b, दोनों को जोड़ दिया, बटे कितना कर दिया, 2 कर दिया, बटे कितना कर दिया, 2 कर दिया। इतनी वैल्यू आना चाहिए था, है तो इसका औसत बेटा इतना आना चाहिए था, इतना। तो n का कौन सा मान इतना ला पाएगा, n का कौन सा मान इतना ला पाएगा। अगर ऑप्शन हम पहले ही रख दें, a बराबर, ऑप्शन ए पे जाएं, तो अगर n बराबर 0 रख दें बेटा, कितना रख दें हम लोग, 0 रख दें, इस बारे में हमें क्या चाहिए, ये वाला चाहिए कि इसका औसत यही होगा ना, a प्लस बी बाई 2। एन की वैल्यू कितनी रख दी जाए कि a प्लस बी बाई 2 मिल जाए। हमने ऑप्शन पहला ले लिया, n बराबर 0, 2 पर आएगा कितना, a की पावर 1 बचेगा। यहाँ पे अगर 0 हो जाएगा कितना बचेगा, 1। यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, b की पावर 1। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 प्लस b की पावर 0। और आपको बताया गया है कि किसी भी संख्या में अगर 0 की पावर हो तो उसका वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। किसी भी संख्या में अगर आपकी पावर कितनी लगी है बेटा, अगर किसी में लगी है a की पावर 0 कितना आएगा, 1, b की पावर 0 बराबर कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे होगा, ऊपर बचेगा कितना, a प्लस b, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर कह सकते हैं a प्लस b बाई 2। तो हमारा एवरेज प्राप्त हो गया। देखो हमारा एवरेज क्या हो गया, प्राप्त हो गया, आ गया वही बात। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि n का मान यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो अब देखो और ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं बची, पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अगर n बराबर 0 होगा तो a प्लस बी का औसत हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2, और n बराबर 0 रख देंगे तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, a प्लस बी बाई। तो n का मान क्या होगा, n का मान 0 होगा।
अगला देखा जाए, कह रहा एक कक्षा में, इसको ठीक है, अगला देखा जाए, एक कक्षा में दो अनुभाग हैं, अनुभाग ए में 30 विद्यार्थी हैं, अनुभाग ए में कह रहा है, अनुभाग ए में 30 विद्यार्थी हैं और अनुभाग बी में 20 विद्यार्थी हैं, और अनुभाग बी में 20 विद्यार्थी हैं। गणित की परीक्षा में दोनों अनुभागों का माध्य कितना है? 40। दोनों का माध्य 40 है। पहले वाले का भी माध्य 40 है और दूसरे वाले का भी माध्य कितना है? 40 है। आगे लिख रहा है, दोनों अनुभागों के प्राप्त कुल अंकों का अंतर कितना होगा? दोनों अनुभागों के प्राप्त अंक कुल अंकों का अंतर क्या हो जाएगा? दो अनुभाग हैं ए और बी, दो अनुभाग हैं ए और बी। ए में 30 विद्यार्थी हैं, कितने स्टूडेंट हैं बेटा? 30। और दूसरे वाले में कितने स्टूडेंट हैं? 20। दोनों का एवरेज, दोनों का माध्य कितना है? 40 है। तो इसका हम सम निकाल सकते हैं कि यहाँ के विद्यार्थियों ने कुल कितने अंक प्राप्त किए। अगर सम, माध्य का मतलब होता है एवरेज का मतलब प्रत्येक ने कितना प्राप्त किया? 40 प्राप्त किया। 30 लड़के थे तो यहाँ हो जाएगा 30 गुणा 40। तो ए वाले अनुभाग ने 1200 अंक प्राप्त कर लिए, सब लड़कों ने मिला के 1200 अंक प्राप्त कर लिए। तो बी वाले ने कितना प्राप्त किया? तो 20 गुणा 40 कितना हो जाएगा बेटा? 800। बी वाले ने कितने प्राप्त कर लिए? 800। वो कह रहा है इनका डिफरेंस बताइए। क्या बताइए? अंतर बताइए। क्या बताना बेटा? अंतर। इसका अंतर कर दो, तो अंतर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा? 400। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला, ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। बात क्लियर? अगला चले, 5 स्कूली बच्चों के पास 253 जेब खर्च के रुपए हैं। कितने खर्च रुपया हैं? 253। 5 बच्चे हैं, बच्चे हमारे पास हैं, जो स्टूडेंट हैं, अब बच्चे हैं कह सकते हैं, चाइल्ड। तो बच्चे जो हैं वो कितने हैं हमारे पास? 5 है। चिल्ड्रन कितने हैं? 5 है। कह रहा है 5 स्कूली बच्चों के पास कुल 253 जेब खर्च है। 5 लोगों को जोड़ा जाए, 5 बच्चे के पास देखा गया तो 253 रुपए हैं। 7 की दर से वे प्रत्येक कैंडी क्रय कर लेते हैं। 7 रुपए की दर से वे कैंडी क्रय कर लेते हैं। अगर भैया 5 लोग हैं और 7 की दर से खरीदेंगे तो कितना रुपया खर्च कर देंगे? 35 रुपया खर्च कर देंगे। कितना रुपया खर्च कर देंगे भाई? 5 स्टूडेंट्स हैं या 5 बच्चे हैं, और 5 बच्चे हैं और प्रत्येक ने 7 रुपए की कैंडी खरीदी, तो कुल 35 रुपए उसने खर्च कर दिया उन लोगों ने। उनके समूह में कुल कितना रुपया था? 253। अब उनके पास बचा कितना? शेष रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया? आप देखेंगे 253 में से अगर 35 घटा दिया जाए तो यहाँ बचेगा कितना? 13 में से 5 जाएगा 8, 4 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 218। कितना बचेगा? 218। अब बताइए उसने क्या पूछा है? तो कह रहा है अब उनके पास जेब खर्च की औसत राशि, कुल राशि नहीं पूछी, औसत राशि। अब उनके पास देखा जाए, अब इनको अगर 218 को 5 बच्चों में बांटना है तो कितना कितना मिलेगा? औसत राशि निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? 218 बटे 5 बच्चे, कितने बच्चे हैं? 5। यहाँ हो जाएगा 5 को 20 हो जाएगा, 1 5 तिहाई 15 और 5 छक्का 30, कितना हो जाएगा? 43.60। 60 और लगा दीजिए, 43.60। ऑप्शन मिल गया है आपका ए वाला। बात क्लियर हो पा रही है? अगला लिखा है 5 खुमानियों का औसत 200 ग्राम है, यदि 2 और खुमानियों का को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 210 ग्राम हो जाता है। 5 खुमानियों का औसत भार 200 ग्राम है। 5 खुमानियों का औसत कितना है बेटा? 200 ग्राम है। यदि 2 और खुमानियों को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार कितना? 210 ग्राम हो जाता है। तो 2 नए खुमानियों का औसत भार कितना होगा? अगर बेसिक स्तर पर देखें तो 5 खुमानियों का औसत भार कितना है? 5 खुमानियों का औसत भार 200 है। हमने कल बताया था, पिछली क्लास में जितना भी बताया गया था और आज की भी पिछले क्वेश्चन बताया गया था कि 5 खुमानियों का औसत भार कितना है आपका? 5 खुमानियों का औसत भार कितना है? 200 है। 5 नंबर गुणा एवरेज, नंबर गुणा, ये एन लिखा गया है, नंबर गुणा एवरेज बराबर कितना होता है? टोटल होता है। कितना होता है बेटा? टोटल। 5 खुमानियों का टोटल वजन कितना हो गया? 2 पंचे 10, 1000 हो गया बेटा। कितना हो गया? 1000 ग्राम। कितना हो गया? 1000। 5 खुमानियों का हो गया 1000 ग्राम। ठीक है। अब वो कह रहा है यदि 2 और खुमानियों को शामिल कर दिया जाए, 2 और खुमानी कर दो, अब कितनी खुमानी हो जाएंगी? 7। अब उनका औसत भार कितना हो गया? 210। कितना हो गया? 210। 21 7 147,
21 सत्ते 147 1470 ग्राम हो गया। अब उनका हो गया कितना 1470। अगर 7 खुमानियों को बदल लिया जाए तो 1470 हो गया है। कैसे 1470 हुआ है इस बात को, क्योंकि 210 ग्राम है। अब आप देखें तो बची जो दो, वो कह रहा है दोनों नए खुमानियों का औसत भार होगा, तो दोनों का जो औसत भार होगा तो कितना बचा, दो का भार, दो का टोटल भार, दो का टोटल जो बचा है, दो का टोटल बचा है वो कितना बचेगा 1470 में से, ये 7 में से 5 गया, ऐसा कर लो 7 में से 5 घटाए तो कितना बचेगा 2, 1470 में से घटाएंगे 1000 तो बचेगा 470। इनका एवरेज निकाल लो, दो का भार है 470 तो एक का भार कितना होगा, एवरेज निकाल लो। इसमें क्या कर दो, एक का निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए 470 बटे 2 तो हो जाएगा 235। कितना हो जाएगा 235 ग्राम हो जाएगा, 235 ग्राम। बात क्लियर हो पा रही है। इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से लगाएं, अच्छा एक सवाल पहला वाला था उसको हम दूसरे तरीके से नहीं लगा पाए थे ना, चलो इसको लगाते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया, यहां पे देखा जाएगा बेटा, इसमें थोड़ा कल्पना करना है, इमेज करना है। यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता है, यदि मैं चिड़िया होती तो आकाश में उड़ती, मतलब एक कल्पना करना है। बात क्लियर हो पा रही, यदि मैं चिड़िया होती तो आकाश में उड़ती, इस तरीके से अगर आप इमेज करेंगे तो सवाल में आपको गुणाभाग थोड़ा कम लगेगा। जैसे यहाँ करें हम लोग, 5 खुमानियों का औसत 200 ग्राम है, 5 खुमानियों का औसत जो है मतलब 1 से लेके अगर 5 तक माना जाए तो इनका जो एवरेज है बेटा 200 ग्राम है। इनका जो एवरेज है वो कितने ग्राम है, 200 ग्राम, ये बताया गया। 5 खुमानियों का औसत 200 ग्राम है। अब आप समझिए औसत का मतलब क्या था, दूसरे स्ट्रक्चर समझे। औसत का मतलब प्रत्येक वस्तु का मानक मान, औसत का मतलब है प्रत्येक वस्तु का मानक मान। क्लियर, इसका मतलब 5 वस्तुएं हैं, सबका 2-200 ग्राम माना गया है। माना कितना गया है, 2-200 ग्राम। हकीकत नहीं है, किसी का 200 होगा ठीक हो गया, किसी का 250 होगा तो किसी का 150 हो जाएगा। बात क्लियर हुई, मतलब मान लिया जाए तो सबका कितना कितना हो गया, 2-200 हो गया। और 2-200 गुणा 5 किया था इसके पहले वाले में, 1000 आया था, नहीं आया था। आप जोड़ेंगे तो आपका 1000 आएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 1000 आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है सब प्रत्येक 200 का हो, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे मानक, स्टैंडर्ड मानक होगा इसका, जो स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई सबकी पांचों की, वो कितनी कितनी हो गई है, 2-200। फर्क ना हो, समाज में फर्क पैदा ना हो, सबको एक जैसा तौल दिया, सबको 2-200 रुपए दिए, ऐसा मानना पड़ रहा। एवरेज का मतलब तो मानक वैल्यू, इसको कितना कितना मान लिया हम लोगों ने, इसको मान लिया हम लोगों ने 2-200 मान लिया कि 5 के 5 कितने कितने के, 2-200 के हैं। ये मानक वैल्यू है। अगर कोई कहे पहली वैल्यू 200, क्लियर हो, वैल्यू 200 होगी, वास्तविक वैल्यू नहीं है, ये मानक वैल्यू है कि प्रत्येक को 200 माना गया है। अर्थात 2-5-10 1000, अगर टोटल करेंगे तो 1000 यहां से भी आएगा और इनका भी टोटल करेंगे तो वहां से भी 1000 आएगा, ठीक है। तो 5 खुमानियों का औसत भार कितना है, 200 ग्राम है। और खुमानियों को शामिल कर लीजिए तो प्रत्येक कितने कितने की होगी बेटा, 200 ग्राम की हो गई। कितने ग्राम की, 200 ग्राम और 200 ग्राम, प्रत्येक पांचों को 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम हो गई। अब कह रहा है यदि दो और खुमानियों को शामिल कर लिया जाए, यदि दो और खुमानियों को शामिल शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 210 ग्राम हो जाता है। अब बताइए अगर इसमें दो खुमानी और आ गई, कौन कौन सी, दो खुमानी और आ गई, एक और दो, इसी ग्रुप में दो आ गई। अगर ये बताओ अगर ये 2-200 की ही आई होती तो क्या एवरेज बदलता, क्या एवरेज बदलता, अगर ये 200-200 से ही आई होती, दो नई जो आई हैं, अगर वो 200-200 ग्राम की ही मंगाई जाती तो क्या दो एवरेज बदलता, बेटा नहीं बदलता, क्योंकि इनका भी मानक मान कितना है, 200 है। ठीक है, अगर ये 2-200 की ही होती, यही बताया थे ना, यदि मैं चिड़िया होती तो आकाश में उड़ती, हमने मान लिया कि जो दो लोग आए हैं, जो दो वैल्यू आई हैं, अगर वो दोनों 2-200 की होती तो क्या ये 200 ग्राम एवरेज बदलता सातों का, नहीं बदलता। लेकिन एवरेज तो बदल गया है, एवरेज तो क्या है, बदल गया है। कितना कितना बदला है, 210 हो गया, 10 बदल गया, मतलब 10 बढ़ गया। अब वस्तुएं कितनी हो गई, 5 की जगह कितनी वस्तु हो गई, 7 वस्तु हो गई। कितनी वस्तु हुई, 7, और सब में 10-10 बढ़ाना पड़ेगा तभी जाकर 210 होगा ना, सब में 10-10 बढ़ाना पड़ेगा तभी जाकर कितना होगा, 210 होगा। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, कुल मिला के साथ 70 बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना, अब 7 वस्तु हो गई, दो आने के बाद कुल सदस्य कितने हो गए, 7 हो गए, और सबको 10-10 बढ़ाओ, कितना हो जाएगा, 70 बढ़ गया, टोटल बढ़ गया 70। अब 70 जब बढ़ेगा तो इन दोनों में बटेगा नहीं बटेगा,
बढ़ाने वाली क्षमता कौन रख रहे हैं, दोनों रख रहे हैं, तो 70 बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, हम लोगों ने देखा कि दो, ये 10 बढ़ा, एक्स्ट्रा कितना हुआ, 10 हुआ, और कितने बढ़ेगा, 70 हो गया। कितना हो गया, 70। अब 70 किस में बांटना है, दो राशि में बांटना है, तो यहाँ 35 हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखो 235 हो जाएगा। अब इसका मतलब है दोनों का जो एवरेज रहेगा बेटा वो कितना रहेगा, 235। 235 35 मानक हो गया। अब इन दोनों का अगर अलग से मानक देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 235। बात क्लियर हो गई है, बहुत कायदे से समझ लीजिएगा। अगला कह रहा है पहली 567 प्राकृतिक संख्याओं का समांतरवाद कितना होगा। पहली 567 प्राकृतिक संख्याओं का समांतरवाद कितना होगा। एक तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सम n बराबर कितना होता है, n इंटू 1/2। एवरेज कितना होगा, अगर एवरेज का भाग एवरेज निकालना है तो एवरेज में बेटा क्या करते हैं, एवरेज में Sn बटे कितनी वस्तुएं हैं, n, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राशियों की क्या होती है, संख्या होती है। अब बताओ यहाँ सूत्र लगा दो, यहाँ पे लग जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, तो ये हो गया, बाई 2 तो ये हो गया, और ये वाला n नीचे वाला n, तो n से n कट जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो अब एवरेज बचेगा, जो एवरेज बचेगा वो बचेगा n प्लस 1/2। कितना कह सकते हैं बेटा, n प्लस 1/2 हो जाएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज होगा n प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगा दे रहे हैं, तो हो जाएगा 567 प्लस 1/2, n कितने, 567 बटे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा एवरेज बराबर, तो हो जाएगा 568 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 चौको 8, 284 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 284। कितना हो जाएगा, 284। ठीक, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, पहली 567 संख्या कह रहा, तो यहाँ संख्या लिखी 1 2 3 डॉट 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 करेंगे, कहां तक जाएगी, 567। कितना हो जाएगा, 567। कितना हो जाएगा बेटा, 567। संख्या को समांतर माध्य कितना होगा, अगर आपने समांतर श्रेणी पढ़ी होगी, अगर संख्या समांतर श्रेणी में है, अगर संख्या समांतर श्रेणी में है तो इनका एवरेज जो होता है प्रथम पद प्लस लास्ट पद बटे 2। अगर ये आपकी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, एपी में है, एपी मतलब होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। अगर ये श्रेणी आपकी समांतर में है, किसमें बेटा, समांतर श्रेणी है, अब समांतर किसका है, नाम ही से पता हो जाए, समांतर अंतर जिसका, हर टर्म में अंतर क्या बराबर होगा, इसमें अंतर कितना है, इसमें अंतर कितना है, इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का, इसमें कितने का अंतर, 1 का अंतर आ रहा ना, पीछे आगे वाले में से पीछे घटा दो, बराबर आ रहा नहीं आ रहा, तो कह रहा समांतर श्रेणी में है तो आपको एवरेज निकालने कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ए बराबर ए प्लस l/2 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 567 बटे 2, यहाँ हो जाएगा 568 बटे 2। अगर 568 बटे 2 हुआ तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 चौको 8, कितना हो जाएगा, 284। वही आंसर फिर से आ गया। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, आप भी इसके अलग सोच सकते हैं, क्योंकि जब एवरेज हम लोग पूरी क्लास में पढ़ेंगे तो वहां इसका ऑपरेशन करेंगे, क्यों ऐसा हुआ, कब हुआ, कैसा कर सकते थे, कितनी संभावनाएं हो सकती थी क्वेश्चन लगाने की, वहां पे हम लोग जीरो से हीरो बैच वाला पढ़ेंगे, तो पूरी एक एक चीज को वहां पे रखेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जितने संभव तरीके में यहाँ पे आपको बता सकते वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला आ जाए, वो कह रहा 111 से 245 तक की सभी विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा, सभी विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा, ये पूछा गया। अभी जो मेथड बता के आया उसको देख लीजिए। एक तो होता है विषम संख्याओं के वर्ग, विषम संख्याओं का योग, है ना, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो वहां पे ना जाकर के आप यहाँ देखें जो अभी बताए गए थे कि 111 एक विषम संख्या है, फिर 100 कितनी होगी बेटा, 113 होगी, फिर कितनी होगी, 115 होगी, ऐसे ऐसे जाते जाते 245 हो जाएगी।
अब बताओ ये एपी होगी नहीं होगी, समांतर श्रेणी होगी नहीं होगी, होगी। समांतर श्रेणी क्या होगी आपकी, समांतर श्रेणी कैसे कह रहे गुरुजी, इसलिए कह रहे कि समांतर जिसका अंतर हो बराबर, समांतर समान हो जिसका अंतर, समांतर मतलब जिसका अंतर कैसा हो, समान हो। आप देखो अगर 113 में से 111 घटाएं कितना अंतर आएगा, 2। आगे वाले पद में से पीछे वाला घटाते जाओ, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 2। इस तरीके से देख रहे हैं तो और भी संख्या 117 विषम संख्या, विषम संख्या में कितने का अंतर, 2 का आपको देखने की आवश्यकता नहीं थी। जब समांतर श्रेणी है तो एवरेज कितना होता है प्यारे, 111 प्रथम पद a प्लस एल बाई 2 कितना होता है, a प्लस एल बाई 2। अगर a प्लस एल बाई 2 होता है तो यहां लिख देंगे 111 प्लस 245/2 का गुरु। क्लियर हो गई बात। यहाँ हो जाएगा कितना, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 2, यहाँ हो जाएगा 256, 356 होगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, देखो जोड़ने घटाने को बहुत सावधानी बरतना। यहाँ हो जाएगा 5 और 1 6, 4 और 1 5, 2 और 1 3/2, यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 7, 2 8 16, 178 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 178। कितना सरल सवाल हो, आप ही समझिए बात को। अगर एक बार गुणा भाग गलत हो गया तो परेशान पूरे पेपर में रहेंगे, फिर वो आंसर मैच नहीं कर पाएगा, और कहीं मैच कर गया तो गलत आंसर मैच कर गया तो फिर तो समझ लीजिए कि सपनों में रहेगा कि नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है 35 परीक्षाओं में स्वाभाविक के औसत प्राप्तांक 24 है, इंद्राणी के औसत प्राप्तांक अभी तक 21 है। अभी तक मतलब कब तक, किंतु उसने अभी तक केवल 31 परीक्षा दी, मतलब 31 परीक्षाएं जब तक दी हैं उसके अंक कितने हैं, प्राप्त औसत प्राप्त अंक कितने हैं, 31 हैं। यदि प्रत्येक परीक्षा में अधिकतम अंक 48 हों, मतलब जो 38 अंक आपके जो अंक ला सकते हैं आप प्रत्येक परीक्षा में, कह रहा है 48 अंक अधिकतम मैक्सिमम आप जो प्राप्त कर सकते हैं वो 48 कर सकते हैं, तो स्वाभाविक के अधिकतम मतलब जो मैक्सिमम है ना, अब मैक्सिमम ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो प्राप्त अंक कितने का, 50 का है तो आप 50 ही तो प्राप्त कर सकते हैं। अब इसने कही कला कारीगरी का, ये कह रहा है कि सर तो हमारे तो 53 आ जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन से। भैया यहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं करना, मैक्सिमम नंबर कितने आएंगे आपके, 50 आएंगे। कितने आएंगे यहाँ पे, 50 आएंगे, ठीक है ना। अब 50 में मैक्सिमम कितने आएंगे, 50। ये क्या कर रहे हैं, 50 सही किए, इसका नॉर्मलाइजेशन हुआ, पेपर कठिन आया था 55, ऐसा संभव है क्या, ऐसा नहीं कह रहा सवाल, ठीक है बेटा। तो कह रहा मैक्सिमम 48 ला सकता है, तो मैक्सिमम 48 ही इसका मतलब क्या है, पूर्णांक होगा, और इसमें 48 में 48 प्राप्त कर सकता है, इसको इस तरीके से कह रहा है, ठीक है। एक बार सवाल लगा रहे थे हम लोग, दूध और ग्वाला वाला। एक लड़का इतना कलाकार निकला कि जो पानी उसमें मिला रहा था उसका मूल्य 0 ना लेकर के, 0 रुपए पर लीटर ना लेकर के, वो बोतल वाला पानी मिला रहा था, 20 रुपए पर लीटर वाला मिला रहा था। कह रहा था गुरुजी सवाल नहीं आ रहा, अब बताइए कैसे करा जाए। ऐसे ऐसे भी महान भाव हैं। आप ये बात समझिए, जब तक बोतल वाला ना कहा जाए जब तक नहीं मिलाना है, जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं कहा जब तक नहीं मानना, ठीक है ना। अब सवाल हम देखते हैं, कह रहा है तो स्वाभाविक के प्रदर्शन की बराबरी करने के लिए इंद्राणी के पास शेष 4 परीक्षाओं में से कम कितने अंक प्राप्त करने के का अवसर अभी भी है, कितने अंक प्राप्त करने का अवसर अभी भी है। हुआ क्या, पूरी कहानी में है, 2 व्यक्ति हैं, एक है स्वाभायु और एक है आपकी इंद्राणी, 2 लोग हैं, है ना, 2 पर्सन है। वो कह रहा है पर 35 परीक्षाएं दी स्वाभायु ने, बेसिक से लगाएं, 35 परीक्षाएं दी स्वाभायु ने। किसने, स्वाभायु को मतलब एस मान ले रहे हैं। स्वाभायु ने 35 परीक्षा दी, स्वाभायु के औसत प्राप्त अंक है 24, तो 24 प्राप्त की हर परीक्षा में, 24, तो परीक्षाएं कितनी दी, 35, हर परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, 24, तो इसके अंक कितने हो जाएंगे बेटा, 24 पंचे 120, 12, 24 ती 72, 12 84, 840 हो जाएंगे। मतलब स्वाभाविक ने कुल मिला के पूरे अंक देखे जाए तो 840 प्राप्त कर लिए।
अब सवाल कह रहा है इंद्राणी के औसत प्राप्तांक, इंद्राणी के औसत प्राप्तांक अभी 21 हैं। कब तक 21 हैं? 31 परीक्षाओं तक 21 हैं। कब तक? 31 परीक्षाओं तक कितने हैं बेटा? 21 हैं। अगर इंद्राणी ने 31 परीक्षाएं दी, इंद्राणी ने कितनी परीक्षाएं दी? 31 परीक्षाएं दी, और अभी तक उसके पास 21 अंक हैं औसत। तो इसने अभी तक 31 परीक्षाओं में टोटल अंक कितने प्राप्त कर लिए इंद्राणी ने? 21 से कम 21, 2 21 3 63 और 2 65। इंद्राणी ने अभी तक 651 अंक प्राप्त कर लिए। अब इंद्राणी के को इससे बराबर पहुंचाना है। क्या कह रहा है? स्वायु के प्रदर्शन की बराबरी करने के लिए, स्वायु के प्रदर्शन की बराबरी करने के लिए इंद्राणी के पास 4 परीक्षाएं बची हैं। 31 4 35। इंद्राणी के पास ऑप्शन बचे 4 परीक्षाएं, और अंक चाहिए इसको कितने? देख लीजिएगा, 10 में से 1 गया 9, 8, 189 अंक और चाहिए। 4 परीक्षाओं में इंद्राणी को 189 अंक चाहिए अगर स्वाभाविक के अंक के बराबर होना है तो। 4 परीक्षाओं में इंद्राणी को 189 अंकों की आवश्यकता है यदि उसको स्वाभाविक के अंक तक पहुंचना है अपनी पूरी 35 परीक्षाओं में। इतनी बात हो गई। एक परीक्षा में अधिकतम कितना अंक ला सकती है इंद्राणी? 48 ला सकती है। एक परीक्षा में अधिकतम कितना अंक ला सकती है? 48 ला सकती है। उसने आगे लिखा है इंद्राणी के पास शेष 4 परीक्षाओं में किसी एक में कम से कम कितने अंक प्राप्त करने का अवसर अभी भी है। अब वो ये मानना चाह रहा है कि ऐसा कोई विषय कमजोर होगा। 4 विषय बचे उसके पास, है ना। एक उसके पास 4 परीक्षा बची, 31 परीक्षा हो गई हैं, उसके पास बची 32वीं परीक्षा, 32, 33, 34 और 35। इस बात को समझिएगा। उसके पास 4 परीक्षा बची, वो कह रहा अभी भी मैक्सिमम कितना ला सकती है? 48। अगर सभी में 48 48 आ जाए तो कह रहा है कि शेष 4 परीक्षाओं में से किसी एक में कम से कम कितने अंक प्राप्त करने का अवसर है। मतलब अगर 3 में अधिकतम अंक आ जाएंगे तो एक में कितने कम ला सकती है वो, मतलब इससे कम नहीं आना चाहिए। तो यहां क्वेश्चन अगर देखा जाए 32 हो गया, ये भी कितना हो गया? 33, सॉरी 32वीं पारी, 33, 34, 35। 4 परीक्षाओं में उसको लगाना है 189, 189। तो 3 परीक्षाओं में मैक्सिमम ला दो, 3 परीक्षाओं में मैक्सिमम ला दो। तो 3 परीक्षाओं में मैक्सिमम कितना आ सकता है? 3 परीक्षाओं में मैक्सिमम आ सकता है 3 गुणा कितना आ सकता है? 48। 3 गुणा 48 मतलब हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा बेटा? 144। 3 परीक्षाओं में अगर वो 144 ला दे रही है, 3 परीक्षाओं में 144 ला दे रही है, तो चौथी परीक्षा में उसको कम से कम कितना लाना पड़ेगा? 3 परीक्षाओं में अगर किन्हीं 3 परीक्षाओं में वो 144 ला दे रही है तो चौथी परीक्षा में कितना लाना पड़ेगा? तो 189 में से 144 घटा दो, 189 में से 189 में से 144 घटा दो, हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 45 लाएगी। अगर अब एक किसी 4 परीक्षाओं में से किसी में भी 45 से कम ला दिया तो वो स्वाभाविक की बराबरी नहीं कर पाएगी। बात क्लियर हो रही है? 4 परीक्षाएं बची थी, 189 अंक चाहिए थे। 4 परीक्षाएं बची थी, 189 अंक की आवश्यकता थी, और एक परीक्षा में मैक्सिमम 48 अंक प्राप्त किए सकते थे। तो हम लोगों ने देखा कि एक परीक्षा में वो कह रहा है कम से कम एक में, कम से कम एक में कम प्राप्त, कम कितने, एक किसी एक में कम से कम कितने अंक प्राप्त करने का अवसर है। कि अभी ऐसा भी कोई विषय है, वो कह रहा है 4 में, 4 में ऐसा भी कोई विषय है जिसमें वो 48 से कम प्राप्त कर सकता है। कितने कम तक जा सकता है कि इंद्राणी स्वाभाविक तक पहुंच पाए? वही 45। 4 में से 3 में 48 48 आ जाए, एक में 45 आ जाए तो चल जाएगा, 44 आएंगे तो वो नहीं चलेगा। तो क्या कह रहा था? बात फिर समझिए। वो कह रहा है कि 4 पारी बची हैं, 4 परीक्षाएं बची हैं, 189 अंक चाहिए है। 4 परीक्षाएं बची हैं और 189 अंक चाहिए है। 3 परीक्षाओं मैक्सिमम ला सकती है, तो 48 के 144 हो गया। 189 में से 144 लाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 45। तो एक परीक्षा में 45 भी आ जाएगा तो चल जाएगा, इससे कम आएगा तो फिर मामला खराब हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड देख लो, और आसान रहेगा सवाल।
अब समझना कल्पना करने वाला, इमेज वाला। 35 परीक्षाओं में स्वाभाविक के औसत प्राप्तांक कितने हैं? 24 है। 35 परीक्षा, एक से लेके 35 परीक्षाएं हुई और स्वाभाविक की स्थिति ये रही, इसका जो एवरेज है वो 24 अंक है। इसका जो एवरेज है बेटा, इसका जो एवरेज है वो कितना है? 24 है। इसका मतलब ये हुआ कि स्वाभाविक ने प्रत्येक परीक्षा में 24 अंक प्राप्त किए। ये कौन सी वैल्यू है? मानक वैल्यू है। किसी में 22 किए होंगे तो किसी ने 26 किए होंगे, लेकिन हम लोगों ने माना क्या? ये किसकी स्टैंडर्ड मानक क्या हो गया? वैल्यू क्या हो गई? ये माना गया कि इसकी प्रत्येक परीक्षा में 24 अंक आए होंगे और लास्ट में जाके 24 इसका एवरेज हो गया। बात क्लियर? आगे करा, इंद्राणी के औसत प्राप्तांक अभी तक 21 है, किंतु उसने अभी तक 31 परीक्षाएं दी हैं। 31 परीक्षाएं दी हैं, 31 परीक्षाएं दी हैं, औसत कितना है बेटा? 21 है। 31 परीक्षाएं दी हैं, औसत कितना है? 21 है। यहां से लेकर के यहां लग दे रहा है कि 31 परीक्षाएं दी है इंद्राणी ने। ये स्वाभाविक की स्थिति थी, ये इंद्राणी की स्थिति हो गई 1 से लेकर 31 तक। अब इसका एवरेज जो बता रहा है बेटा वो कह रहा है 21 है। कितना है? 21 है। कितना है बेटा? 21 है। 1 से लेके 31 पारियों तक मानक वैल्यू कितनी हो गई? 21 हो गई। इसने प्रत्येक में 21 अंक प्राप्त किए होंगे। इसका मतलब ये हो गया। अब वो कह रहा है यदि प्रत्येक परीक्षा में अधिकतम 48 अंक हों तो स्वाभाविक के प्रदर्शन की बराबरी करने के लिए इंद्राणी के पास शेष 4 परीक्षाओं में, कितनी परीक्षाओं थी? शेष 4 परीक्षाओं कम से कम कितने अंक प्राप्त करने की अवसर। ये बताइए यहाँ कितने की पिछड़ी वो, यहाँ में वो प्रत्येक 24 अंक प्राप्त कर रहा था। 31 परीक्षाओं तक उसने कितना प्राप्त किया ये समझिएगा। 31 परीक्षाओं तक उसका एवरेज कितना था? 21 था। 31 परीक्षाओं तक उसका एवरेज कितना था? 21 था। बात क्लियर हो पा रही? 31 परीक्षाओं तक उसका एवरेज 21 था। इसका मतलब है इसने 1 से लेके 31 तक 21 अंक प्राप्त किए होंगे, जबकि ऊपर वाले ने स्वाभाविक ने 1 से लेके 35 परीक्षाओं में 24 अंक प्राप्त किए होंगे। तो यहाँ हर परीक्षा में कितना कितना पिछड़ गई? वो 3 अंक पिछड़ गई। कितना अंक पिछड़ गई? यहाँ से 3 अंक पिछड़ गई। 3 अंक पिछड़ गई कितनी परीक्षाओं में? 31 परीक्षाओं में। तो 31 तिहाई हो जाएगा 93। तो अपनी 31 परीक्षाओं तक वो 93 अंक पिछड़ चुकी थी। ये बात कंफर्म हो गई। इसको भी कवर करना है, इसको भी क्या करना है? कवर करना है। यहाँ पे अब बची कितनी कितनी? 4 परीक्षा बची। कितनी बची? एक एक से लेकर कितनी? 4 परीक्षा बची। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4 परीक्षा और बची। 4 परीक्षा यहाँ पे कितना? 93 पिछड़ चुकी है। और यहाँ भी अगर देखा जाए इसकी बराबरी करने के लिए 93 अगर यहाँ ना पिछड़ती, अगर 93 यहाँ ना पिछड़ती तो यहाँ पे कितना कितना प्राप्त कर लेती? 24 प्राप्त कर लेती। कितना कितना प्राप्त कर लेती? 24 प्राप्त कर लेती, तो मामला क्लियर हो जाता। तो 24 यहाँ प्राप्त करना चाहिए था उसको, और 93 यहाँ पीछे वाला कितना? 93। तो 24 को कितना हो गया? 96। यहाँ के लिए उसको 96, अगर इसी आधार पर चलती, यहाँ से वो कितना पिछड़ गई? 93। यहाँ अब उसको कितना प्राप्त करना है? 96। टोटल उसको कितना चाहिए? अभी अभी का 96 चाहिए। इन 4 परीक्षाओं के लिए अपना तो 96 चाहिए ही है। पुराना वाला कितना चाहिए? 93। तो हो जाएगा 96 प्लस 93, 6 3 9 9 9 18, 189 चाहिए है अभी उसके पास। बात क्लियर हो रही है? पुराना कर्जा उसके पास कितना चढ़ गया? 93 हो गया। यहाँ से भी पिछड़ रही थी लगातार, लगातार 3 अंक पिछड़ी, 31 पारियों तक लगातार पिछड़ती रही और 3 अंक पिछड़ी, 93 पिछड़ गई। अब 93 तो यहाँ से पिछड़ गई, यहाँ बराबरी के लिए भी कितना चाहिए था? 24। इसकी 1 से लेके 35 पारी कितनी है? 24 की है। तो 24 को 96, तो 96 यहाँ चाहिए था, 93 पिछड़ के आई है। 189 अंक चाहिए उसको अभी इन 4 परीक्षाओं। ये वाला कवर कौन करेगा? ये वाला करेगा। अब शर्त कह रहा है कि 3 परीक्षाओं में, अब शर्त कह रहा है कि 3 परीक्षाओं में 48 अंक प्राप्त कर सकते मैक्सिमम। तो 48 कितना हो जाएगा? 144। 3 परीक्षाओं में कितना कर सकते कह रहा है? कम से कम कितने अंक प्राप्त करने का अवसर अभी बाकी है? शेष 4 परीक्षाओं में से, शेष 4 परीक्षाओं में से किसी एक में कम से कम, तो 4 में से किसी एक में कम से कम, तो 3 बची, 3 में अधिकतम प्राप्त करा दो। 3 में अधिकतम कितना है? 48 है। 48 3 कितना हो जाएगा? 144। 144 घटा दो। अब कितना बचेगा? 5 45। कितना बचेगा बेटा? 45। तो एक परीक्षा में, इन 4 परीक्षाओं में से 3 में 48 प्राप्त हो जाएंगे, तो एक में 45 प्राप्त कर सकती है। इससे ज्यादा अब इसको कंसेशन नहीं मिल पाएगा। अगर इससे कम प्राप्त करती है तो वो उससे स्वाभाविक से पिछड़ जाएगी।
3 में अधिकतम लाने के बाद 3 में अधिकतम लाने के बाद एक में ही 45 ला सकती है 48 में से, तो उसका काम बन जाएगा। अन्यथा अगर 45 से कम लाएगी तो वो स्वाभाविक के बराबर नहीं हो पाएगी। बात क्लियर हो गई? अगला चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 45। ये आंसर हो जाएगा 45। ठीक। अगला देखें, एक बल्लेबाज का 16 पारियों का एक औसत रन है। कोई औसत होगा, एक औसत रन मतलब कोई, जिसने आर्टिकल पढ़ा होगा अंग्रेजी में, एक औसत रन। 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए। 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 से बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद रनों का औसत याद रखना, कभी कभी पूछेगा 16वीं पारी का, कभी पूछेगा 17वीं पारी के बाद। ठीक है, तो 17वीं पारी के बाद रनों का औसत, 17वीं पारी के बाद रनों का औसत, ये हमें निकालना है। मान लिया 16 पारियों का औसत एक्स रहा होगा, पहली वाली विधि से अगर बेसिक से लगी, 16 पारियों का औसत कितना रहा होगा बेटा? एक्स रहा होगा, 16 एक्स हो गया। 16 पारियों में एक्स के भाव से रन बनाए होंगे, कितना हो गया? 16 एक्स हो गया। 17वीं पारी में उसने 80 रन बना दिए, प्लस 80 कर दो, टोटल रन हो गए 16 एक्स प्लस 80। अब पारियां कितनी हो गई बेटा? 16 एक्स प्लस 80 में टोटल पारी कितनी हो गई? 17। कितनी हो गई? 16 पारी यहाँ थी, एक पारी हो गई, 17 पारी हो गई, बटे कितना कर देंगे? 17। अब औसत 2 बढ़ गया, पहले एक्स था अब 2 बढ़ गया, पहले एक्स था अब 2 बढ़ गया, 2 बढ़ा, पहले एक्स था अब कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया, गुणा कर दो, 16 एक्स प्लस 80 बराबर 17 गुणा करेंगे कितना आएगा? 17 एक्स प्लस कितना आएगा बेटा? 34। कितना आएगा? 34। 16 एक्स को अगर वहां ट्रांसफर कर दें तो वहां बचेगा कितना? यहाँ 16 एक्स अगर यहाँ चला जाएगा, कितना बचेगा? एक्स। यहाँ 80 में से 34 घटा दो, 10 में 6 गए 4, 10 में 4 गए 6, 4, 46 हो जाएगा। लेकिन गलती होना है, 17वीं पारी के बाद रनों का औसत, ये तो हमने 16वीं पारी के बाद माना था। तो 17वीं पारी के बाद कितना होगा? x प्लस 2 होगा। कितना होगा? x प्लस 2 होगा। x प्लस 2 होगा तो 46 का कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48। 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48। या जिसको लगता हो गलती हो सकती है तो पहले ही 17 पारी का मान लेना, यहां रख लेना x, तो यहां रख लेना x माइनस 2। क्लियर हो गई बात? इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था? एक बल्लेबाज का 16 पारियों का एक औसत रन है, कोई भी है 16 पारियों का, देखो 1 से लेके 16 तक का कोई एवरेज मान लो, इसका कोई एवरेज है ए मान लो, ठीक है, दिमाग में रख लिया। उसने 80 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 से बढ़ गया। एक और पारी आ गई, इसमें एक पारी और आ गई, इस तरीके से एक पारी और आ गई। अगर ये पारी उतने ही रन की होती जितने पहले की थी, उतने ही रन की होती जितने पहले की थी, तो क्या एवरेज में कोई प्रभाव पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन कह रहा है उसने 80 रन बनाए और 2 रन एवरेज बढ़ा दिया। जब वो आया, खुद आने से पूरे प्रभाव, पूरे परिवार में प्रभाव कर दिया। कितने का? सबको 2-2 एक्स्ट्रा हो गया। औसत कितना बढ़ गया? 2-2 एक्स्ट्रा बढ़ गया। 70 में आने के बाद सबको कितना कितना बढ़ा दिया? 2-2 बढ़ा दिया। तो मतलब 16 तक उसने, ये हो गया 17, 16 तक सबको, 16 तक थे और 17वां व्यक्ति यहाँ आ गया, 17वां व्यक्ति आ गया, आने से उसका औसत कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। तो इन सबको कितना कितना देना पड़ेगा? 2-2 देना पड़ेगा। इन सबको कितना कितना देना पड़ेगा? 2-2 देना पड़ेगा। 16 दूनी 32, 32 चला गया। 80 कमा के लाया था और सबका औसत 2-2 बढ़ा दिया गया, तो 16 दूनी 32 चला गया। 16 दूनी कितना चला गया? 32। अब कितना बचा? अब बचा 80 में से 32 घटा दी, 80 कमा के लाया था, 32 लुटा दिया, 10 में से 2 गया 8, 48 बचा। कितना बचा बेटा? 48। बात क्लियर हो पा रही? कंफर्म हो पा रही? 48 बचा। अब सबके पास 48 48 हो गया। अब सबके पास कितना हो गया? 48 48 हो गया। वो कह रहा 17वीं पारी के बाद औसत कितना होगा? 48 होगा। 17वीं पारी के बाद कितना होगा? 48 होगा। अब यही क्वेश्चन पूछ लेता कि 16वीं पारी के बाद कितना होता, तो 16वां पारी के बाद कितना होता? 46 होगा। कितना होगा? 46। 17वीं पारी के बाद पूछा क्या? 17वीं पारी के बाद कितना होगा बेटा? 48 होगा। कितना होगा? 48। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों मेथड हम लोग लेकर चल रहे हैं।
अगला चला जाए, एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम वाला, एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए नाविक का भार कितना है? एक तो बेसिक ही देख ले रहे हैं। एक नाव के 10 नाविक में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनकी औसत में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए नाविक का भार बताइए। तो मान लीजिए 10 नाविकों का कुछ औसत रहा होगा 10x। अगर ओरिजिनल में पहुंचना है तो हमें योग पे पहुंचना होगा। कहाँ पहुंचना होगा? योग पे पहुंचना। तो ओरिजिनल वैल्यू योग से मिलती है। जो आपका एवरेज होता है एक मानक वैल्यू होती है, प्रत्येक संख्या का मानक मान होती है। तो हमने इसका निकाल लिया कि प्रत्येक नाविक का वजन x रहा होगा, मानक टोटल कितना 10x रहा होगा। में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर 56 वाला चला गया के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया, मान लो ए वाला आ गया। बटे अभी भी कितने लोग हैं? 10 थे, एक गया, दूसरा आ गया, लोग कितने बचे? 10 के 10। अब वृद्धि कितनी होती? 800 ग्राम की। 56 किलोग्राम तो नाविक, तो कह रहा 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया नाविक आने से इनकी औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि होती है। पहले औसत कितना माना था हम लोगों ने बेटा? x माना था। कितना माना था? x किलोग्राम मान लिया था। x किलोग्राम में अगर 800 ग्राम को क्या लिख सकते? 0.8 किलोग्राम। 1000 का भाग दे देंगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 का भाग दे दिया, प्लस हो गया 0.8 किलोग्राम। अब ये किलोग्राम की बात चल रही थी, ठीक है। यहाँ गुणा भाग करेंगे 10x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 56 प्लस ए बराबर गुणा करेंगे 10x प्लस 10 का गुणा 0.8 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 10x से ये 10x कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना? ए बराबर 56 वहां ट्रांसफर कर दू, 56 प्लस 8, ए बराबर हो जाएगा 64। ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 64 हो जाएगा, 64 किलोग्राम। ये तो बेसिक था, ऐसे सब लोग लगाते हैं, हम लोग भी ऐसे लगाते हैं। अब अगर इसको हम दूसरे अप्रोच से देखें तो क्या कर सकते हो? उसको और देख ले रहे दूसरे अप्रोच वाले को, ठीक है ना। हो गया। एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से 10 नाविक रहे। बस इसको एक तलिया बना लो, 10 नाविक, इसमें से एक गया 56 वाला। गया कौन वाला? 56 वाला चला गया, गया। बचे कितने? 9 बचे। ठीक है, कोई बात नहीं। इस स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया, आ गया भैया, गया लाल वाला, आया काला वाला, आ गया एक व्यक्ति। अब जैसे ये आया, इसने सबको 800 ग्राम बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? इसका मतलब ये 56 से ज्यादा शक्तिशाली रहा होगा, रहेगा नहीं रहेगा? क्योंकि 56 वाला गया था, इसने आकर के सबको 800 ग्राम बढ़ा दिया। तो कब खुद आएगा तो अब व्यक्ति फिर कितने? 10 के 10 बचे, नहीं बचे? जाने के बाद 9 व्यक्ति, आने के बाद कितने व्यक्ति बचेंगे? 10 व्यक्ति फिर हो गए। 56 का तो है ही यही, कितने का है? यहाँ लिख दी रहे, कितने का है? 56 का तो आया ही होगा, आया होगा नहीं होगा? 56 का तो आया होगा, इससे ज्यादा का भी आया होगा, सबको बांटा ना। अब तो अब कितने व्यक्ति हैं समूह में? 10 व्यक्ति, खुद समेत कितने व्यक्ति हो गए? 10 हो गए। कितने हो गए? 10। और 10 व्यक्तियों सबको बढ़ाया होगा, ऐसा नहीं कि सबको बढ़ा दे अपन को ना बढ़ाए, कई लोग 9 से बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। अगर समूह में 10 व्यक्ति हो गए तो अपने आप को ही लेकर चलेगा, सबको बढ़ाएगा, और सबको कितना कितना बढ़ाएगा? 800 ग्राम बढ़ाएगा। सबको कितना कितना बढ़ाएगा? 800 ग्राम बढ़ाएगा। 10 व्यक्तियों को 800 ग्राम बढ़ाएगा, 10 गुणा 800 ग्राम, 8000 ग्राम बढ़ा देगा। 8000 ग्राम बढ़ा देगा। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना? 8 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 8 किलोग्राम। तो इस व्यक्ति जो आया वो 56 से ज्यादा आया था, 8 किलोग्राम ज्यादा आएगा। 8 से 14 64 किलोग्राम का होगा। इतनी शक्ति थी कि सबको बढ़ा दिया। कहा जाता है ना, परिवार का कोई एक लड़का या कोई एक लड़की अगर पढ़ लिख गई और वो ठीक निकल गई, मतलब सबको परिवार को लेकर चलने वाले लोग निकल गए, तो परिवार बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। बात क्लियर है? मतलब कोई एक व्यक्ति की ठीक ठाक नौकरी लग जाए, कोई अच्छा काम मिल जाए, तो परिवार के सदस्य भी खुश रहना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है ना। अगला देखिएगा, x1 x2 और x3 का औसत 14 है, x2 और x3 के योगफल का दोगुना 50 है, x1 का मान क्या होगा। वो कह रहा है x1 x2 और x3 का औसत, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 का औसत बटे 3 बराबर कितना है 14। देखो हम हर लाइन से आपको बजा दे रहे, अब 14 3 पहले डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना। तो गुणा भाग कैसे करना है, कैसे हो रहा है, आपको एक एक प्रक्रियाओं से गुजरना है। अब कई लोग बहुत विद्वान टाइप के साथी होंगे, कई लोग कमजोर होंगे मैथमेटिक्स में, तो सबको लेकर हम लोग साथ में चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 14 तिहाई 42। कितना हो जाएगा 42। x2 और x3 के योगफल का दोगुना 50 है। क्या कह रहा है x1 x2 और x3 के योगफल का दोगुना का कह रहा है, इसका कितना दोगुना बराबर कितना है बेटा 50 है। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 25। इसका मतलब कितना आ जाएगा 25। तो x2 प्लस x3 बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, x2 प्लस x3 बराबर कितना आ जाएगा 25। तो x1 का मान चाहिए, तो x1 प्लस 25 बराबर 42। तो x1 बराबर हो जाएगा बेटा 42 प्लस 25 माइनस 25, उस तरफ जाएगा माइनस। अब कितना बचेगा आपके पास, 12 में से 5 गया 7 3 1 17 बचेगा। कितना हो जाएगा 17। बात क्लियर हो गई। अगला चला जाए, 25 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का माध्यमान कितना है 43 था। जांच करने के बाद दो त्रुटियों का पता चला, जिनको शुद्ध करने के पश्चात एक छात्र के 35 अंक बढ़ गए तथा एक छात्र के 10 अंक कम हो गए। शुद्ध करने पर शुद्ध मध्यमान क्या है, शुद्ध मध्यमान क्या है, शुद्ध मध्यमान ज्ञात करना है। अगर हम बेसिक अप्रोच से लगाएं तो 25 लड़कों को कुछ रहा होगा, 25 एक्स रहा होगा। 25 छात्रों की कक्षा छात्रों का प्राप्तांक कुछ रहा होगा, नहीं रहा होगा, 25 एक्स हो गया। उसमें से 43 था ना, लिखा ही गया है। 25 छात्रों का कितना है बेटा, 25 इंटू कितना हो जाएगा 43। जांच करने के बाद दो त्रुटियां पाई गई, इसमें दो त्रुटियां, जिनको शुद्ध करने के पश्चात एक छात्र के 35 अंक बढ़ गए। एक के कितने बढ़ गए, शुद्ध होने पर कितना बढ़ गए 35। एक छात्र के 10 अंक कम हो गए शुद्ध करने पर। अभी भी कितने लोग रहेंगे यहाँ पे, 25 छात्रों की, छात्र कितने हैं 25, शुद्ध कर दिया कुछ हुआ नहीं, छात्र उतने ही है। मध्यमान कितना है 43। अभी भी कितने का भाग देंगे बेटा 25, छात्र तो उतने ही है ना वहां पर संख्या, बस उन छात्रों का जो नंबर हुआ वो सही कर दिया गया। तो पहले भी 25 छात्र थे, अभी भी 25 छात्र हैं। बात क्लियर हो पा रही, पहले भी 25 छात्र थे, अभी 25 छात्र हैं। हुआ क्या पूरी घटनाक्रम में, ये हुआ किसी के गलत नंबर दे दिए गए थे, गलत नंबर चढ़ गए थे, उनको अब सही कर दिया गया, और सही करने पर एक को 35 सही प्राप्त हो गया है। 35 अंक बढ़ गए तो प्लस 35 बढ़ा दिया, और दूसरे के 10 अंक कम हो गए तो क्या कर दिया 10 अंक कम कर दिए गए। बराबर कह रहा है मध्य शुद्ध मध्य, अब ये शुद्ध मध्यमान आपका, तो आपको करना 25 गुणा 43 प्लस कितना बचेगा 25 बटे 25। अब 25 का भाग देने का तरीका बताया आपको, इसमें 25 कॉमन ले लो, या 25 का इसमें अलग भाग दे दो, इस तरफ अलग भाग दे दो। ठीक है, तो यहाँ 25 का भाग देंगे तो बचेगा 43, 25 का भाग देंगे यहाँ से बचेगा 1, तो कितना हो जाएगा बेटा 44। कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44। बात क्लियर हो गई। तो शुद्ध मध्यमान कितना हो जाएगा, उसका शुद्ध मध्यमान था 44। पहले जो 43 आया था वो गलत था, अब सही आ गया, कितना हो गया 44। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, दूसरा तरीका अगर देखा जाए तो कह रहा 25 छात्रों की कक्षा में मध्यमान कितना है 43 है, तो 1 से लेके 25 छात्र हैं, इनका एवरेज कितना है बेटा 43 है, इनका एवरेज कितना है 43 है। दो त्रुटियों के बाद पता चला, जिनको शुद्ध करने के पश्चात एक छात्र के 35 अंक बढ़ गए, एक के कितने बढ़ गए 35 बढ़ गए।
एक के 35 बढ़ गए, दूसरे कितने छात्र बढ़े, 10 अंक कम हो गए। एक के 35 अंक बढ़ जाते हैं, दूसरे के 10 अंक कम हो जाते हैं। अभी भी 25 छात्र ही हैं, अभी भी 25 छात्र ही हैं। पहले एवरेज कितना था बेटा, 43 एवरेज था। ये एवरेज है, तो एवरेज में कभी डायरेक्ट नंबर नहीं जुड़ता है, एवरेज में एवरेज जुड़ता है और संख्याओं में संख्याएं जुड़ती हैं। ये बहुत बड़ा कारण है ना। ऐसा नहीं कि एवरेज में सीधा नंबर जोड़ दो, तो एवरेज में एवरेज जुड़ेगा। इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, इन दोनों से 25 छात्र हैं टोटल, पूरे 25 छात्र प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पूरे कितने छात्र पर प्रभाव पड़ेगा, 25 छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। तो अभी जो एवरेज है, अब इन दोनों का एवरेज कैसे बनाएंगे, एक तो 35 बढ़ा, एक कितना बड़ा 35 बढ़ा, दूसरा क्या हो गया 10 कम हो गया। अभी भी ये जो प्रभाव पड़ेगा पूरे 25 छात्रों पर पड़ेगा, जो एवरेज मतलब होता है पूरे 25 छात्रों पर पड़ेगा, तो बटे कितना कर देंगे 25। अब देखो ये एवरेज है, बढ़ने या घटने का एवरेज है, और पहले कितना था 43 था। अब अगर कितना होगा 35 माइनस 10 बटे 25, यहाँ बटे 2 मत कर देना। पूरा प्रभाव कहाँ पड़ेगा, 25 छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। छोटा भी कम होगा वो सब 25 पे, छोटा भी कम होगा वो कितना होगा 25 छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। तो पूरा 25 चल रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 43 प्लस 25 बटी 25, कितना हो जाएगा एक, 43 प्लस 1, 43 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 44, कितना होगा 44। बात क्लियर हो गई बात को हमारी, 44 हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि पहले तो 43 था, कोई बात नहीं सर, ऐसे करके जैसे हमने, अब देखो डायरेक्ट लगाना है, पहले 43 था एवरेज, कोई बात नहीं, सही करके कितना आया 35 आया, गलत कितना हो गया 10 हो गया, बटे कितना, अब बटे कितना करेंगे 2 मत कर देना, क्योंकि यह योग होता है, ऐसा कुछ है नहीं, ये प्रभाव पूरा 25 छात्रों पर ही पड़ेगा, बटी 25 कर देना बस। तो सवाल यहाँ से हो जाएगा 43 और यहाँ से आ जाएगा कितना 1, 25 बटी 25 कितना हो जाएगा 1, हो गया, आ जाएगा कितना 44। ठीक है ना, बात बात समझ में आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा 44, तो ये सवाल आपका 44 हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन भी रहेगा, बी ऑप्शन इसका सही। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।